प्लीज कम शोर करें। बहुत बढ़िया। अरे अरे पास में क्लास चल रही मैं तुम्हें पता भी नहीं लगेगा उधर मेरे कंप्लीट। तुम तो चाहते हो ना। चलो शुरू करते हैं। हाँ प्लीज आवाज बंद करें, क्लास शुरू। एक मिनट। अभी ऑडियो वीडियो बराबर आ रहा है? ऑडियो वीडियो सब बराबर है? बहुत बहुत सुन। चलो भाई शुरू करते हैं। प्लीज प्लीज बातचीत बंद करें। पीछे घनश्याम, क्या हो गया? फैन सर्किट के बारे में है, मैंने आपको बोल चुका हूँ। ऑसिलेटर नहीं पढ़ा है क्या? क्यों? संभालो। ऑसिलेटर बिल्कुल नहीं पढ़ा है। चलो सुनो, ऑसिलेटर पढ़ लेते हैं। ऑसिलेटर बड़ा टॉपिक बचा हुआ है इसमें, वो करते हैं फिर आगे बढ़ेगी बात। ठीक है शुरू करते हैं। एलसी ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर जो हम पढ़ रहे हैं, ऑसिलेटर जो हम पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अपने नीट के अंदर इसके क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, मतलब 4-5-6 क्वेश्चन मेरे पास जो भी हम देखेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं पूरा हिसाब क्या है। नाम से फील आ रहा होगा ऑसिलेटर, यू नो ऑसिलेशन प्रोड्यूस करने वाला ऑसिलेटर। अगेन टर टर टर, यू नो टर टर टर, ऑसिलेशन प्रोड्यूस करने वाला ऑसिलेटर। आइए, बहुत अच्छा वर्किंग इसका है, सुने। जैसे मान लीजिए कोई कैपेसिटर है जो कि फुल्ली चार्ज है और ये इंडक्टर है। कैपेसिटर फुली चार्ज है तो डिटेल क्या होगा? सी पी नॉट और क्यू नॉट, इसका डिटेल है। और ये हो गया इंडक्टर। चीजों को समझते हैं पहले ढंग से। यस। और हाँ, मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि एलसी ऑसिलेटर बिल्कुल आइडियल है। और आइडियल है मतलब इसके अंदर रेजिस्टेंस बिल्कुल कितना है? 0 है। चीजों को समझिए। एलसी ऑसिलेटर मतलब क्या हो गया? एल है और सी है, और हम मान के बैठे हैं कि हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। और रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब सर्किट प्रैक्टिकली संभव होगी असंभव। हम लोग आइडियल कंडीशन मैच करके चल रहे हैं। बेसिकली हम इसमें अनडेम्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस करवाने हैं। डेम्ड ऑसिलेशन हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, केवल अनडेम्ड पढ़ाएंगे ना, तो इसीलिए हमने क्या मान लिया? आर बराबर कितना है? 0 हो गया। सीन को समझिए, क्या दिया हुआ मैंने? यस। कैपेसिटर कैसा है? खाली डिब्बा की फुली चार्ज। कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है, उसको वी नॉट वोल्टेज तक चार्ज कर रखा है और उसका चार्ज कितना है?
क्यू नॉट उसका चार्ज है और इंडक्टर बिल्कुल अनचार्ज खाली डिब्बा यहाँ बैठा हुआ है। अभी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। मुझे बताइए अभी सर्किट में करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। स्विच अभी ऑफ है, करंट नहीं चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे से कहा कि भाई स्विच को ऑन करो, स्विच को ऑन करो, तो ईमानदारी से देखो स्विच को ऑन करने पे क्या होगा। सुने, सब लिखवा दीजिएगा, काम की बात है। स्विच को ऑन करते से क्या हो जाएगा, ये रहा कैपेसिटर का हाई पोटेंशियल, ये रहा लो पोटेंशियल और क्लोज लूप मिल गया। तो कैपेसिटर के बाद एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, क्या क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c एनर्जी इसके पास है। पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज लूप आपने दे दिया, तो कैपेसिटर चुप बैठेगा या करंट चला देगा? करंट चलाएगा। अब एक दिक्कत हो गई है, कैपेसिटर करंट चलाना शुरू करेगा और जैसे कैपेसिटर करंट चलाना शुरू करेगा, करंट यहाँ पर जीरो से बढ़ना शुरू होगा और एल एल नेतागिरी करेगा। यस, एल को करंट का चेंज पसंद नहीं है। तो आई थिंक हमारे सर्किट में दो मेंबर है बच्चों। सी मेंबर क्या कह रहा है कि मैं करंट चलाऊंगा और एल मेंबर क्या कह रहा है मैं करंट नहीं चलने दूंगा। तो सी करंट तो चलाएगा लेकिन उसको आसानी की स्ट्रगल स्ट्रगल करंट चलाने में उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और स्ट्रगल बोले तो क्या उसकी एनर्जी बनी रहेगी या खर्चा होगी? खर्चा होगी। उसकी एनर्जी खर्च होगी, उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्या मैं कह दूं कैपेसिटी एनर्जी कम 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 होती जाएगी? यस। और बच्चों कैपेसिटर करंट चलाने में जो खर्चा कर रहा है वो खर्चा क्या इंडक्टर की एनर्जी के फॉर्म में जमा होगा? एक बार मैंने आपको बताया था इंडक्टर में करंट चलाने के लिए बाहर से वर्क करना पड़ता है और वो जो बाहर से वर्क करते हैं, एक सेकंड रुको, और जो बाहर से वर्क करते हैं, एक सेकंड सुने प्लीज। ओके, जो बाहर से वर्क करते हैं क्या वो आपको याद है इंडक्टर की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में जमा हो जाएगा? यस। और अच्छा सीखो ना। यस, कैपेसिटर करंट की शुरुआत कर रहा है, कैपेसिटर करंट चला रहा है, एल विरोध कर रहा है, इस चक्कर में कैपेसिटर की एनर्जी तो कम 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 और इंडक्टर की एनर्जी ज्यादा ज्यादा होती जाएगी। यूं समझिए कैपेसिटर ने करंट चलाना शुरू कर दिया है, खर्चा हो रहा है तो उसकी एनर्जी लगातार कम 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 हो रही है और बदले में उसकी एनर्जी लगातार जीरो से बढ़ी जा रही है। वो इस तरह से कैपेसिटर करंट चलाया जा रहा है। अगर फील करना तो मैं वैल्यू बोल देता हूँ ना। मान लीजिए शुरुआत में इसकी एनर्जी 10 थी, ये लो एनर्जी 10, और इसकी एनर्जी कितनी थी? 0 थी। तो पता है कैपेसिटर ने करंट चलाना शुरू किया तो उसकी एनर्जी कम होगी, यानी इसकी एनर्जी जब 9 रह जाएगी तो उसकी 1 हो जाएगी, इसकी जब 8 रह जाएगी तो उसकी 2 हो जाएगी, जब इसकी 5 रह जाएगी तो उसकी 5 हो जाएगी, जब इसकी 3 रह जाएगी तो उसकी 7 हो जाएगी, और इसकी 1 रह जाएगी तो इसकी 9 हो जाएगी, और क्या कभी ना कभी इसकी 0 भी रह जाएगी? तो इसकी कितनी हो जाएगी? 10। तो यूं समझिए कि जब कैपेसिटर करंट चला रहा है बच्चों तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और इंडक्टर तो चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज, उसकी एनर्जी कम 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 होकर 0 हो जाएगी, और उसकी एनर्जी 0 से बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब कैपेसिटर करंट चला रहा था, एनर्जी तो करंट चला रहा था, खर्चा भी कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसकी एनर्जी तुरंत जैसे ही 0 होगी, जैसे एनर्जी 0 होगी तो कैपेसिटर हाथ खड़े कर देगा। क्या बोलेगा? बोले यार अब मैं करंट नहीं चला सकता। बोले क्या दिक्कत है? बोले मैं थक गया, मैं एनर्जी खत्म हो गई, अब मैं करंट नहीं चला सकता। तो थोड़ी देर तक इसने करंट चलाया जब तक एनर्जी थी, एनर्जी कम होते होते बच्चे 0 हो जाएगी। जिस पल एनर्जी 0 होगी उसके पल क्या कैपेसिटर करंट चलाएगा कि रोक देगा? रोक देगा। बोले मैं थक गया यार, मैं नहीं चला सकता करंट। कोई बात नहीं, तो ये इंडक्टर क्या बोलेगा? दोस्त दोस्त तू थक गया, तू रेस्ट कर, मेरे पास एनर्जी, क्या मैं करंट चलाऊंगा? यस। यस। अब इंडक्टर क्या बोल रहा है? दोस्त तू थक गया, तू आराम कर, तू रेस्ट कर, मेरे पास एनर्जी, मैं करंट चलाऊंगा। तो कैपेसिटर से पूछ रहा तू कहां से करंट चलाएगा बे? बोले जो तेरी एनर्जी खर्च हो गई ना वो मेरी जेब में आ गई है। यस। क्या इसकी जेब से एनर्जी निकल के पूरी यहाँ आ गई है? यस। तो इंडक्टर क्या बोल रहा है? दोस्त तू आराम कर, मैं करंट चलाऊंगा। और मजे की बात और मुद्दे की बात सुनो, ये करंट चला रहा था क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अब इसमें क्लॉकवाइज करंट चल रही थी, अचानक क्लॉकवाइज करंट 0 होने की कोशिश करेगी, और इंडक्टर करंट मेंटेन करने के लिए करंट उल्टा चलाएगा या क्लॉकवाइज ही चलाएगा? क्लॉकवाइज ही चलाएगा। करंट क्लॉकवाइज चलाएगा, कुछ ना अलग उल्टा की बोल रहे हैं, फिर सुन लीजिए। कैपेसिटर करंट चला था क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। बच्चों कैपेसिटर ने क्लॉकवाइज करंट चला रहा था और अचानक क्लॉकवाइज करंट बंद होने की कोशिश करेगी, तो इंडक्टर क्या उस करंट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा? तो अपने करंट कहाँ चलेगा? उल्टे में या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। अब इंडक्टर करंट चला रहा है भाई साहब, और अब उसकी करंट कौन चल रही है? क्लॉकवाइज। कैपेसिटर ने क्लॉकवाइज चलाई थी तो इंडक्टर भी क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज चला रहा है। अब सुनो आप, अब जब इंडक्टर क्लॉकवाइज करंट चलाएगा तो क्या उस करंट से कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी? यस। और कैपेसिटर की चार्जिंग जरा देखना, इंडक्टर यूं करंट चलाएगा तो कैपेसिटर की चार्जिंग क्या इस पोलरिटी में होगी? पुरानी पोलरिटी को मैंने मिटाया नहीं है, ब्लैक वाली पोलरिटी कौन सी थी? पुरानी। और अब कैपेसिटर की जो चार्जिंग हो रही है वो किस पोलरिटी पर? उसी में कि उल्टा पोलरिटी? उल्टा पोलरिटी। तो आई थिंक जब इंडक्टर करंट चला रहा है तो इंडक्टर तो डिस्चार्ज डिस्चार्ज होगा और कैपेसिटर चार्ज चार्ज होगा। अब एनर्जी क्या हो गई? इसकी एनर्जी कम कम हुए जा रही है और उसकी एनर्जी भरे जा रही है, यानी अब एनर्जी इसमें से निकल निकल के कहाँ जा रही है? वहां जा रही है। तो क्या हो गया?
पहले इसकी एनर्जी 10 थी और इसकी एनर्जी 0 हो गई, इसकी 10 हो गई। अब आपके इंडक्टर करंट चला रहा है तो उसकी डिस्चार्जिंग होगी, तो उसकी एनर्जी कम 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 और इसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब तक इंडक्टर के पास एनर्जी है तब तक करंट चलाएगा चलाएगा चलाएगा, और जैसे ही कभी ना कभी इंडक्टर की एनर्जी 0 हो जाएगी, जैसे इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी तो इंडक्टर हाथ खड़े कर देगा, बोले मैं थक गया, अब मैं करंट नहीं चला सकता। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, बोले एनर्जी खत्म, अब मैं करंट नहीं चला पाऊंगा। तो फिर वो कैपेसिटर क्या बोलेगा, दोस्त दोस्त तू थक गया, तू रेस्ट कर, अब मैं करंट चलाऊंगा। क्या मैं कहूँ दोनों बारी बारी से करंट करंट खेल रहे हैं, एल और सी क्या खेल रहे हैं, करंट करंट खेल रहे हैं। तो देखो कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, आप देखो कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है दोनों में। थोड़ी देर ये करंट चला रहा है तो ये आराम कर रहा है, फिर जब ये थक गया तो ये करंट चला रहा है और वो आराम कर रहा है। क्या दोनों मिलजुल के बारी बारी से करंट चला रहे हैं? यस। मुझे समझा दीजिए ऑसिलेटर में करंट किसकी वजह से है, एल की वजह से, सी की वजह से, या दोनों की वजह से? थोड़ी देर सी करंट चला रहा है, थोड़ी देर एल करंट चला रहा है, फिर थोड़ी देर सी चला रहा है, फिर थोड़ी देर एल चला रहा है। क्या मैं कह दूं एल और सी मिलकर करंट करंट खेल रहे हैं? दोनों मिलजुल के करंट करंट खेल रहे हैं, दोनों मिलजुल के करंट चला रहे हैं। उस मिलजुल के करंट चलाने के प्रोसेस में एनर्जी लगातार यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से लगातार एनर्जी स्विच हो रही है। यस। क्या मैं शब्दों को यूज करूं, क्या मैं बोल दूं एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है, और जब मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रही है? बताइए जब कैपेसिटर करंट चला तो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है, जब इंडक्टर करंट चला तो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या एनर्जी का लगातार इधर से उधर स्विचिंग चल रहा है? क्या बच्चों एनर्जी लगातार इधर से उधर से शिफ्ट हो रही है। उस एनर्जी की शिफ्टिंग के दौरान दोनों मिलकर क्या खेल रहे हैं, करंट करंट खेल रहे हैं। और सबसे सुंदर बात, मेरी इस पिक्चर में विलन नहीं है, मेरी इस पिक्चर में विलन नहीं है, तो हमारे यहाँ एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हम तो आइडियल केस मान के चल रहे हैं, हमारे यहाँ एनर्जी लॉस नहीं होगा, हमेशा मान के चल रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, बिल्कुल ही 0 है। रेजिस्टेंस यहाँ बिल्कुल ही 0, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होगा। शुरुआत में मान लीजिए 10 एनर्जी से शुरू हुआ था ना, तो हर वक्त एनर्जी कितनी बनी रहेगी, 10 की 10 बनी रहेगी, 9.5 भी नहीं होगी। हाँ शायद इंडक्टर होता तो शायद एनर्जी उड़ाता रहता, लेकिन मैं तो मान के बैठा हूँ कि मेरे यहाँ इंडक्टर नहीं है। क्या थोड़ा थोड़ा वर्किंग समझ में आया है? यस। और समझ में आया तो मुझे जवाब दीजिए यस। मुझे क्या क्या समझ में आया है? पहली बात, क्या मैं कह दूं यूई एंड यूबी आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी क्या रिवर्सिबल? क्या सीखने को मिला? देखो ना मेरा साइन, देखा आप लोगों ने क्या लगा है, रिवर्सिबल। यूई यूबी में जा रहा है, कभी यूबी यूबी में जा रहा है। एनर्जी लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, लगातार स्विच चल रही है। एक बात। दूसरी बात, व्हेन करंट इज ड्यू टू सी, बच्चों जब करंट सी चला तो मुझे बताइए यूसी या यूई क्या कम कम कम? हाँ हाँ, यूई कम कम कम, और यूबी ज्यादा ज्यादा। समझ में आ रहा है ना? यूई तो खाली हो रहा है, कैपेसिटर तो खाली हो रहा है, तो इंडक्टर खाली हो रहा है कि भरा जा रहा है? भरा जा रहा है, हो रहा है। अगर मान लीजिए करंट व्हेन करंट इज ड्यू टू, व्हेन करंट इज ड्यू टू एल, बताओ बताओ, यूई कम कम या हाई हाई? हाई। एंड यूबी क्या होता जाएगा, कम कम। यूं समझो यार कि जो कंपोनेंट करंट चलाएगा वो कंपोनेंट तो डिस्चार्ज हुए जा रहा है, और बगल वाला कंपोनेंट चार्ज हुए जा रहा है। ऑब्वियसली एक कंपोनेंट डिस्चार्ज हो रहा है, यानी एक कंपोनेंट तो खाली हुए जा रहा है, दूसरा कंपोनेंट भरे जा रहा है। एनर्जी एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में लगातार स्विच कर रही है। ये हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ये प्रोग्राम हो गया हमारे यहाँ। मैंने कहा कि दोनों मिलजुल के करंट चला रहे हैं, ये बोला मैंने, दोनों मिलजुल के करंट चला रहे हैं। तो बच्चों के मन में एक सवाल उठता है कि यार वो जो करंट चला रहे हैं वो किस तरह का करंट चल रहा है, क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल, किस तरह करंट चल रहा है? ठीक है, मान लिया बच्चों ने कि दोनों मिलजुल के करंट चला रहे हैं, एक जना चला रहा है, मिलजुल के चला रहे हैं। तो बच्चों ने मान दिया, बोले कैसा करंट चल रहा है, कैसा करंट चल रहा है जानना है आपको? तो मैं ऐसा करता हूँ, केवीएल को बुला लेता हूँ। केवीएल नाम सुना होगा, केवीएल को बुला लेता हूँ मैं। देखो ना केवीएल, बुलाओ केवीएल को। देखो ना, क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर 0। कैपेसिटर का वोल्टेज और इंडक्टर के वोल्टेज का जोड़ 0 होना चाहिए, और एक ने प्लस होना ही पड़ेगा और एक ने माइनस, होगा या होकर ही रहेगा। दो सदस्यों का जोड़ 0, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ये हो गया, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए कि मैं इसको आगे क्या लिख रहा हूँ, क्यू बाई सी माइनस एल डी बाई डी टी। देखो ना आई को मैंने क्या लिख दिया, माइनस डी क्यू बाई डी टी। मेरे शब्दों में ध्यान दें, मैंने करंट को डी क्यू बाई टी नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, माइनस। बुक्स में मेंशन है कि जब कैपेसिटर करंट चला रहा है तो उस दौरान उसका चार्ज बढ़ रहा है कि कम हुए जा रहा है, कम हुए जा रहा है। इसलिए आई को डी क्यू बाई टी नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, माइनस। ये बाकायदा लिखा हुआ है बुक्स के अंदर, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, हो गया तो हो गया। जरा पहचानेंगे इसको? देखो ये कितना सुंदर इक्वेशन आ गया। क्या ये तुम्हारे चार्ज का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया? यस। और मैं कुछ पुरानी बातें याद दिला दूं ताकि मैं इसको समझा पाऊं। आ जाओ, मैकेनिक्स जो कि आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है, मैं जरा वहां ले जा रहा हूँ आप लोगों को। यस, मैकेनिक्स में आप पढ़ते हैं,
ये पढ़ते हो ना आप एसएम वगैरह में। यस, ये क्या हो गया बच्चे? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके शायद दो सॉल्यूशन आप पढ़ते हैं, एक होता है एक्स नॉट साइन ओमेगा टी और एक तो होता है एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। तो आपने पढ़ा होगा जब भी हम आपको एसएम पढ़ाते हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकलते हैं, साइन वाला और कॉस वाला, हम तुरंत किसी एक सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम अपने सवाल में वो सॉल्यूशन को पकड़ते हैं जो मेरे केस से मैच कर रहा हो। केस से मैच करने का मतलब क्या है? सुनो इधर आओ। टाइम जीरो क्या एक्स जीरो? टाइम जीरो एक्स जीरो या एक्स नॉट? तो अगर टाइम जीरो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो ये लो, और टाइम जीरो पर अगर आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट है तो ये लो। यस, तो अगर कभी आप मुझे पूछोगे यार मैं एसएम में कौन सी इक्वेशन लूं, साइन वाली कोस वाली, तो मैं पूछूंगा तेरा एसएम कहां शुरुआत हुआ था। अगर आपका एसएम मीन पोजीशन शुरू हुआ था टाइम जीरो पर, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो आप किसको लोगे, साइन या कोस? साइन। आपने बोला नहीं सर अपना कार्यक्रम तो एक्सट्रीम से शुरू हुआ है। एक्सट्रीम से यानी तेरा टाइम जीरो पे एक्स पर कितना था, एक्स नॉट। मैं किसको चुनूंगा, साइन को या कोस को? कोस को चुनना पड़ेगा, तो इस तरह से काम करेंगे। ओके, इस तरह से काम करेंगे। ये मैंने पुरानी बातें आपको याद दिलाई जो आप जानते भी होंगे, फिर मैंने बोल दिया, किसी को बुरा तो नहीं लगा? वेरी गुड। अब सुने, ये मैंने बोल दिया, अब आ जाओ। ये था अपना पास ये किसका इक्वेशन था, डिस्प्लेसमेंट का। तुम्हारी इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिखूं क्या, डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्या ओमेगा स्क्वायर क्यू? बोलो, ये इक्वेशन को मैं ऐसा लिख दूं क्या? इसको मैंने क्या छाप दिया, ओमेगा स्क्वायर छाप दिया क्या? बिल्कुल वो का वो इक्वेशन हो गया ना। ये डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये चार्ज का बिल्कुल उसे वैसा को वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिख रहा है सब लोगों को? यस। तो जिस तरह इसके दो सॉल्यूशन है तो उसके भी दो सॉल्यूशन होंगे। आओ, यस, इसके भी दो सॉल्यूशन है बच्चों, या तो क्यू बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, या तो क्यू बराबर क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो आपने मुझे कहा हाँ सर अपनी इक्वेशन बन गई है। आपने बोला सर इसके दो इक्वेशन दो सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब दो आपने लिखवा तो दिए, लेकिन उन दोनों में से मैं कौन सा सेलेक्ट करूं, अपनी कंडीशन से जो मैच करेगा उसको ले लेंगे। आओ आओ पढ़े। टाइम जीरो पर क्या चार्ज जीरो? टाइम जीरो पर चार्ज जीरो की क्यू नॉट? क्यू नॉट। तो अगर आपके खेल की शुरुआत में, टाइम जीरो पे चार्ज जीरो था तो साइन को पकड़ लो, और टाइम जीरो पे चार्ज क्यू नॉट था तो कोस को पकड़ लो। क्या केस था आपका? खेल की शुरुआत में चार्ज हुआ जीरो या क्यू नॉट? यस। तो आपसे कौन मैच कर रहा है, साइन या कॉस? कॉस। तो इसीलिए आपकी बात को समझते हुए मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, केवल इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बोलिए, क्या मेरे पास मेरे केस के बारे में, मेरे केस के कॉन्टेक्स्ट में, क्या मुझे ये चार्ज की कंडीशन एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? यस। तुमने बोला है अगर मेरे खेल की शुरुआत एल ने की होती, अगर मेरे खेल की शुरुआत एल ने की होती तो क्या टाइम जीरो पे तुम्हारा चार्ज जीरो होता? तो मैं किसको उठा लाता, क्या साइन को उठा लाता? इन मेरे खेल की शुरुआत किसने किया, कैपेसिटर ने किया, तो मैंने जानबूझ इसको ले लिया, ये चार्ज की इक्वेशन आ गई। आपको याद है मैं क्या बनाने निकला था, करंट की इक्वेशन बनाने निकला था। मैंने अभी क्या बोला था, करंट चाहिए तो ऐसा करते हैं, बनाते हैं केबल को बुलाते हैं। अरे यार ये मेरे को तो चार्ज बन गया। तुमने क्या मांगा था, चार्ज की करंट? करंट। कोई बात नहीं, चार्ज आया तो करंट तो बना ही सकते हैं ना। आ जाओ, देखो ना, आई बराबर माइनस डी क्यू बाई डी लिख रहा हूँ, देख रहे हैं चालाकी, माइनस। तो इसको करके देख लो आप, आपको मिल रहा है आई बराबर ओमेगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों इसको मैं लिख रहा हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो ना, अल्टीमेटली मुझे चार्ज की इक्वेशन, क्या मुझे करंट की इक्वेशन तैयार हो गई है? यस, मेरा टारगेट पूरा हुआ। मैं फिर बोलना चाहूंगा, दोनों मिलजुल के करंट चला रहे थे, तो आपने मुझसे क्वेश्चन किया, बोले साहब वो करंट चल रही है, दोनों मिलके चला रही, बात समझ में आ गई है, लेकिन वो किस तरह का करंट चल रहा है, एकदम फ्लैट करंट है, कैसा करंट है वो हमें बताओ तो सही। तो मैंने आपकी बात को जानने के लिए क्या किया, केवीएल लगाया। केवीएल लगा के मैं चार्ज की इक्वेशन पकड़ लाया, और चार्ज की इक्वेशन में फर्दर करंट की इक्वेशन पकड़ लाया। तो अल्टीमेटली इस सर्किट के अंदर जो करंट दौड़ रहा है मेरे पास, उसका इक्वेशन आ गया। पूरे करंट कैसा है, इज इट फ्लैट करंट? फ्लैट करंट है या प्योर साइन करंट है? क्या मेरे यहाँ करंट के ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं? मेरे यहाँ करंट के ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट्स व्हाई द नेम इज ऑसिलेटर। दिस सर्किट इज प्रोड्यूसिंग ऑसिलेशन ऑफ करंट, दैट्स व्हाई द नेम इज ऑसिलेटर। और इसका फोटो आप खूब जानते हैं, ये देखो, ये इसका एम्पलीट्यूड और ये इसका एम्पलीट्यूड एकदम चकाचक। देख रहे हैं कितना सुंदर वेवफॉर्म आया है, हाँ? पता लग रहा है? ये कैसे ऑसिलेशन है, डैम्ड या अनडैम्ड? ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड फिक्स बना हुआ है, अनडैम्ड। अगर एम्पलीट्यूड यूं यूं चलता होता तो क्या डैम्ड हो जाते हैं? यस। लेकिन मेरे यहाँ तो अनडैम्ड ही बनेंगे, और बनना भी चाहिए। मेरी मेरी स्टोरी में विलन नहीं है, मेरी स्टोरी में विलन नहीं है, हमारी कहानी में रेजिस्टेंस नाम का विलन नहीं है। हमारे यहाँ एनर्जी लॉस तो होगा नहीं, तो एनर्जी लॉस नहीं होगा तो बताइए एम्पलीट्यूड डाउन डाउन या बना रहेगा? बना रहेगा। बहुत ही सुंदर ऑसिलेशन आपके यहाँ बने हैं, ये बहुत ही हर्ष का विषय है, ऑसिलेशन बने हैं। अब आओ और खेलते हैं, लिख लो भाई जिनको लिखना है। और आप कह रहे हैं ऑसिलेशन बने हैं,
तो यार ऑसिलेशन में तो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती होगी आप लोगों की। क्या आप देख रहे हैं मैंने ओमेगा स्क्वायर किसकी जगह छापा था, जरा देखना। हाँ हाँ हाँ, ओमेगा स्क्वायर 1/LC। तो ओमेगा क्या होगा, ये या छतरी, छतरी। तो आपके यहाँ ऑसिलेशन बने हैं, बोले कौन फ्रीक्वेंसी के बने हैं? क्या मैं कह दूं छतरी फ्रीक्वेंसी के बने हैं? क्या मैं कह दूं 1/2 पाई रूट एल्स, देखा। और आपको कष्ट भी नहीं हो रहा होगा इसको देख करके, कुछ याद आया? आपको अलग से कुछ याद ही नहीं करना, सब आता है आप लोगों को। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला था शायद, तो आप लोगों को फॉर्मूला भी नहीं याद करना है। यस, जो रेजोनेंस फॉर्म लिखा था वही हो जाएगा। एनर्जी लॉस, पावर लॉस केवल रेजिस्टेंस पे होता है। पावर लॉस केवल रेजिस्टेंस पे होता है, और रेजिस्टेंस नहीं है तो इसमें एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। बोले मिनिमम आ जाएगा मतलब, देख मैं बोल देता हूँ। ये देखना है ये वाला, बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। लिख दिया सब लोगों ने? बहुत सारी बातें करेंगे, लिखते हैं फटाफट से प्लीज, बोलें प्लीज। हाँ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्यों लिया है? नहीं मैंने नहीं लिया है, आप देखो ना। तुम्हारी जो इक्वेशन बनी थी, क्या इसको मैंने ओमेगा लिखा है ना? तो इसलिए मुझे पता लगा कि आपके यहाँ जो ऑसिलेशन बन रहे हैं वो कौन सी फ्रीक्वेंसी के बन रहे हैं, 1/√LC। मैं जस्ट आपको ये बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला वैसा हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा मैं वहां से उठा के लाया, मैं बोल रहा हूँ कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला और फॉर्मूला एक जैसा होगा, यूं बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। वो आपको जो सुना था सुन लो। यस, अभी मुझसे पूछा गया करंट, शायद आई थिंक मैं तो अब आपसे पूछूंगा कौन सी करंट कौन चला रहा है। इधर आ जाओ जरा, मैं देखता हूँ कितने लोग मेरी बातें समझ पाए हैं। मैं एक एक पिन पॉइंट करके पूछूंगा किसकी एनर्जी कहाँ खत्म हुई और कौन कौन करंट चला रहा है। रेडी? आ जाओ, बोले बोले आ जाओ। मुझे लगता है ये करंट यहाँ से, मैं इसको खराब कर दूं क्या? आई थिंक यहाँ से यहाँ तक करंट कौन चला था? कैपेसिटर। कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में कैपेसिटर करंट चला रहा था, यहाँ पे कैपेसिटर खत्म, कैपेसिटर की एनर्जी जीरो हो गई। फिर उसी पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन करंट चला रहा था? इंडक्टर। और यहाँ पे क्या इंडक्टर की एनर्जी खत्म, कैपेसिटर चार्ज हुआ उल्टा पोलरिटी में, कैपेसिटर चार्ज हुआ उल्टा। क्या ये करंट वापस कैपेसिटर चला रहा है? ये वाली यहाँ पे वापस कैपेसिटर फुल डिस्चार्ज, क्या ये करंट वापस से इंडक्टर चला रहा है? फिर वो फॉरवर्ड पोलरिटी में चार्ज हो जाएगा, क्या वापस कैपेसिटर करंट चला रहा है? यस। तो ध्यान दीजिए, जो आधा साइकिल आपको दिख रहा है ना, इस आधे साइकिल में भी आधा पार्ट कौन चला रहा है? सी। ये आधा पार्ट कौन चला रहा है? एल। ये आधा पार्ट सी, आधा पार्ट एल, फिर आधा पार्ट सी, फिर आधा पार्ट एल। इस तरह का बिहेवियर चल रहा है। हाँ, आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? मैं नहीं खत्म नहीं, मैं और बोलूंगा, और सुने। हाँ, एक साइकिल में, नॉट एक फ्रीक्वेंसी, एक साइकिल में दो बार कैपेसिटर काम करेगा और दो बार इंडक्टर काम करेगा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बोल रहे हैं। क्या समझ में आया आप लोगों को? यस। और सुने, हाँ मैंने आपको बेसिक सब बता दिया, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। वापस से फ्रेम करता हूँ सबको, फिर सीखें। यस, मैंने क्या बोला? ऑसिलेटर पढ़ाऊंगा। मैंने क्या मान लिया? रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो है। खेल की शुरुआत किसने करी? कैपेसिटर ने। क्या कैपेसिटर के पास एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जमा थी? यस। जो आपने सर्किट को ऑन किया, कैपेसिटर ने करंट चलाना शुरू किया, कैपेसिटर थक गया तो बाद में करंट किसने चलाया? एल ने। क्या एल और सी बारी बारी से करंट करंट खेल रहे हैं? यस। एक बात, एनर्जी लगातार यहाँ से वहां जा रही है, फिर वहां से यहाँ आ रही है, फिर यहाँ से वहां जा रही है, ये मैंने आपको बताया। दोनों मिलजुल के जो करंट चला रहे थे, मैंने उसका प्रोसेस करके चार्ज का फंक्शन भी तैयार कर लिया और मैंने करंट का फंक्शन भी तैयार कर लिया। इन दिस सर्किट करंट के ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसको क्या बोल दिया? ऑसिलेटरी सर्किट बोल दिया। और फ्रीक्वेंसी आपको याद होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं मेन बात पे, जरा इधर देखना मेरी तरफ। इसकी एनर्जी 10 थी शुरू में, खेल की शुरुआत। इसकी एनर्जी ऐसे मन से बोलो, इसकी एनर्जी 10 थी, इसकी थी जीरो। 10 और जीरो, और लगातार क्या हो रहा है? इसकी एनर्जी 10 से जीरो जा रही है, इसकी एनर्जी जीरो से 10, फिर ये 10 से जीरो हो रही है, जीरो से 10। क्या ये लगातार चल रहा है क्या? मानते हो ना? अब मेरी बात का जवाब दे देना। क्या ये सब लगातार चलने दौरान क्या ऐसे पल आएंगे जब पूरी एनर्जी सी के पास होगी? क्या ऐसे कई बार पल आएंगे जब पूरी एनर्जी सी के पास होगी? क्या ऐसे पल आएंगे जब पूरी एनर्जी एल के पास होगी? और क्या ऐसे पल भी आएंगे जब दोनों के पास क्या बराबर एनर्जी होगी? यस। सभी तरह के पल आएंगे जब आपका लगातार ये एनर्जी का ये सब कार्यक्रम चल रहा है। तो बीच बीच में ऐसे पल आएंगे जब पूरी एनर्जी सी के पास होगी, बीच बीच में ऐसे पल भी आएंगे जब पूरी एनर्जी एल के पास होगी, ऐसे पल भी आएंगे कि एल के पास ज्यादा और सी के पास कम होगी, ऐसे पल भी आएंगे जब सी के पास ज्यादा और एल के पास कम होगी, और ऐसे पल भी आएंगे जब दोनों के पास ठीक बराबर होगी। तो हमसे एग्जामिनर कभी कभी पूछता है कि ये पल बता, वो पल बता, तो हमें पलों की तलाश है, पलों की तलाश। yes. क्या हमें पलों की तलाश है?
सुकून के पल जो कि मिल नहीं रहे हैं, हमें उनकी तलाश। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो सुकून के पलों की तलाश है, और मैं तो वो पल भी आप ही से निकलवाऊंगा, मैं तो सारा काम भी आप ही से कराऊंगा। यस, सुकून के पलों की तलाश करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान दें। कुछ लोग भावुक हो रहे हैं, कुछ लोग भावुक हो रहे हैं, सुने। यस, ऐसा करते हैं, मैं ग्राफ बनाता हूँ, सारे पल भी आप ही से निकलवाऊंगा मैं। देखो ना, मैं चार्ज का ग्राफ बना रहा हूँ, संभालना। चार्ज का ग्राफ क्या, कोसाइन थोड़ा, है ना, ये चार्ज का ग्राफ हो गया, और प्रोजेक्शन ले रहा हूं ताकि बातें अच्छे से हो पाए। हाँ जी, करंट का ग्राफ बना रहा हूँ, करंट का ग्राफ, कोसाइन या प्योर साइन, ये मैंने बना दिया जानबूझ के बनाया है, ताकि मैं सारे पल आपसे निकलवाना चाहता हूँ, रटना नहीं पड़ेगा आपको। मैंने चार्ज का फंक्शन कोसाइन बना दिया, और मैंने आपकी मदद से करंट का फंक्शन प्योर साइन बना दिया, जानबूझ के प्रोजेक्शन लिया है, हो गया। यस, आ जाओ, वो ढूंढते हैं वो पल कौन कौन से हैं। व्हेन, अच्छा तुमने देखा क्या, सवाल तो कुछ भी बन सकता है, करंट और चार्ज सेम फेज या 90 डिग्री, कौन लीड कर रहा है? चार्ज। तो ये भी सवाल बन सकता है ना, एलसी ऑसिलेटर में चार्ज और करंट में फेज डिफरेंस कितना होता है, या कौन लीड कर रहा है कौन लेग कर रहा है, वो दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, वो दिख रहा है। ठीक है, आ जाओ। तुमने कहा कि वो पल बता व्हेन, क्या मैं कह दूं व्हेन आई बराबर आई मैक्स, तब यूएल या यूबी दैट विल बी हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर, क्या मैं कह दूं दिस विल बी यू मैक्स? क्या मतलब हुआ इसका, कि वो पल बता, मुझे उस पलों की तलाश जब पूरी एनर्जी किसके पास हो, एल के पास। मैं आप ही से निकलूंगा सर। बच्चों, मुझे उन पलों की तलाश जब पूरी एनर्जी किसके पास हो, एल के पास। मुझे बताएंगे एल की एनर्जी क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। करंट तो लगातार वेरी हो रहा है, तो आई थिंक जिस जिस पल करंट मैक्सिमम होगा, क्या उस पल पूरी एनर्जी एल के पास हो जाएगी? यस। तो बस, मुझे अगर वो पल ढूंढने जब पूरी एनर्जी एल के पास हो, तो मुझे ग्राफ में वो पल ढूंढने चाहिए जब करंट मैक्सिमम है। क्यों, सही बात है क्या? आ जाओ, ढूंढो पल, ये रहा ग्राफ। आई थिंक ये पल, ये पल, समझ रहे हैं, ये कौन सा पल है, T/4, ये है 3T/4, वेरी गुड। तो क्या वो कौन से पल हैं, ये है T/4, 3T/4, क्या 5T/4, यू नो, डैश डैश डैश, क्या यही है वो पल? क्या यही है वो पल जब सारी एनर्जी किसके पास होगी? तो मैंने वो पल ढूंढ लिए, है ना, ऐसा बोल के आगे भी जा सकता है ना, 5, 7, 9 ऐसा बोल के, ये वो पल है। और आइए, ओके, मुझे बताएं, मुझे वो पल ढूंढना जब सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास होगी। कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या था यार, Q²/2C, सिंपल फॉर्मूला, Q²/2C। चार्ज कम तो एनर्जी कम, और चार्ज फुल, एनर्जी फुल। इसका मतलब मैं समझ गया कि जब Q बराबर Q0 होगा, क्या तब तब, क्या UE दैट विल बी Q0² / 2C, इज इट मैक्सिमम? तो मैं सोच रहा हूँ कि कब तेरे पास पूरी एनर्जी कैपेसिटर के पास होगी, तो मैं समझ गया, जिस जिस पल कैपेसिटर का चार्ज कम रहेगा, उस पल उसकी एनर्जी भी कम रहेगी, और जिस जिस पल कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमम होगा, उस पल उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। तुम्हारे पास चार्ज का ग्राफ बना हुआ है ना, क्या मुझे वो पल ढूंढ के दोगे जहाँ चार्ज फुल चल रहा है? 0, T/2, क्या टी हो जाएगा क्या? क्या वो पल है 0, T/2, T, 3T/2, क्या यही है वो पल? यही है वो पल जब सारी एनर्जी किसके पास है, कैपेसिटर के पास। ठीक है, और आओ। तुमने बोला कि यार तू वो पल बता व्हेन UE बराबर UB होगा। यस, मुझे बोलता है तू तो वो पल ढूंढ जब दोनों के पास ठीक आधी आधी एनर्जी हो। अब सब आप इसे निकलवाऊंगा, क्या चाहिए आपको, यू मैक्स या आधा आधा? ये तो था कि यू मैक्स पूरा एल के पास हो, यू मैक्स पूरा सी के पास हो। अब क्या कह रहे हो, नहीं नहीं, कुछ ऐसा कर कि दोनों के पास 10 में से 5 5 एनर्जी हो, यानी दोनों का ठीक आधी आधी एनर्जी। बोले वो पल ढूंढ के ला, ये पल मैं आपसे निकलवाना चाहता हूँ, आओ मेरी मदद करो। बच्चों को बताओ, अगर आप चाहते हो कि कैपेसिटी एनर्जी फुल एनर्जी की आधी हो, तो चार्ज आधा होना चाहिए 1/√2? हाँ हाँ हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, आधा है 1/√2, समझ में आता है सबको? हो गया अपना काम। यानी कि अगर ये चाहते हो तो क्या होना चाहिए, क्यू बराबर होना चाहिए Q0/√2। या उधर करंट की बात करें तो करंट शुड बी, हाँ, आई मैक्स या आई मैक्स बाय √2। बच्चों, वाकई में जब चार्ज Q0 होने की बजाय उसका 1/√2 होगा, तो एनर्जी फुल होने की बजाय कितनी होगी, आधी। जब करंट आई मैक्स होने के बजाय आई मैक्स बाय √2 होगी, तो करंट यूएल, एल की एनर्जी भी फुल होने की बजाय कितनी होगी, आधी। यानी कि अगर मैं कभी कह दूं कि बताइए जब दोनों के बाद ठीक आधी आधी एनर्जी, तो कैपेसिटर का चार्ज कितना है, फुल या फुल/√2? बताइए करंट कितना है, फुल या फुल/√2? फुल/√2। आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, नेट का ही है ये जो इतना सवाल। उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला था कि फुल चार्ज Q0 है,
जब दोनों के पास आधी आधी एनर्जी है तब चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज ऑप्शन क्यू नॉट बाई टू, क्यू नॉट बाई रूट टू। आई थिंक कॉमन सेंस से आंसर क्यू नॉट बाई रूट टू आ जाएगा। पेन भी नहीं चलाना है क्योंकि शायद समझ गए होंगे भाई साहब, चार्ज आधा करे तो एनर्जी आधी होगी, चौथाई हो जाएगी। समझे समझे? चार्ज अगर क्यू नॉट बाई फोर कर दे, सॉरी, चार्ज अगर क्यू नॉट बाई टू कर दे तो एनर्जी, हाँ हाँ, आधी हो गया, वन फोर्थ हो जाएगी। मुझे तो आधी करानी ना यार, तो क्या करूं मैं, क्यू नॉट बाय रूट टू। ये अपने नीट का क्वेश्चन अभी लिखा दूंगा मैं, हो गया। अब हमें ये तो बोला कि हाँ ठीक है, जब एनर्जी आधी आती है तो तब क्या होता है, बोले साहब ये होता है, ये होता है, लेकिन हमें इन पलों की तलाश है कि ऐसा कब होता है। तो फिर ऐसा करते हैं, किसी भी एक का फंक्शन उठा लेते हैं। चलो करंट का फंक्शन उठाते हैं। या तो चार्ज को चार्ज के फंक्शन में डाल दो, या तो करंट को करंट के फंक्शन में डाल के वो पल ढूंढ के लाते हैं। चलो ऐसा करते हैं, करंट पकड़ लेता हूँ, आ जाओ हेल्प करो। करंट आई मैक्स बाय रूट टू, यहाँ क्या आ जाएगा, आई मैक्स और क्या साइन ओमेगा टी। तुम्हारा फंक्शन क्या था, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट अपनी जगह लिखा। और कभी कभी टाइम दे करके करंट मांगता हूँ, क्या यहाँ करंट दे करके क्या टाइम मांग लिया। चलो सोल्व करते हैं। यू नो वन बाय रूट टू पाई बाय फोर, पाई बाय फोर उधर चलना, ओमेगा टी को क्या मैं टू पाई बाय कैपिटल टी लिख दूं क्या, और टी तो है, बोलो बोलो, टी बराबर क्या टी बाय एट, टी बाय एट। क्या यही है वो पल, यही है वो पल जिसकी हमें तलाश थी। यस, इसी पल में एनर्जी दोनों के बाद ठीक आधी आधी होगी। इवन आप चार्ज वाले से करेंगे ना तो भी ये आने वाला है चार्ज फंक्शन में। तो क्या मैं अब लिख के दे दूं, यहाँ लिख रहा हूँ संभालना, यहाँ लिख रहा हूँ संभालना। बोलिए भाई कौन से पल है, बोलो। टी बाय एट, क्या थ्री टी बाय एट, क्या फाइव टी बाय एट, यू नो, और इसकी तो डैश डैश डैश। ये है वो पल, हाँ ये है वो पल जब एनर्जी ठीक बराबर है। ये मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है, इसको लिख लीजिए। अब सवाल लेते हैं इसके ऊपर। थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ये पल याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं। कोई ट्रिक बना लो अपने हिसाब से, चीजों को ठीक वे में याद करने से रिकॉल अच्छा होता है, ठीक है ना। जैसे पलों को अगर याद करना है तो कोई चीज बना लो अपने हिसाब से, याद कर लो कि कब पूरी एनर्जी सी के पास है, कब पूरी एनर्जी एल के पास है, और कब पूरी एनर्जी आधी आधी दोनों के पास है। रटना है तो रट सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एग्जाम में सही काम होना चाहिए। लिख लें फटाफट से। अब मैं इसके सवाल आपको बोलता हूँ, बोलूं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ओ नहीं, बहुत स्नेह रहा है आप लोगों का, नहीं? बहुत स्नेह रहा है क्या आप लोगों का? आप अभी तक उनको मतलब मिस कर रहे हो अभी तक, नहीं? तो मिल लो ना, इधर ही तो इसी फ्लोर पे है। नहीं, अगर कोई बात, मिल लो ना, इसी फ्लोर पे है ना। होता ना कभी ज्यादा मिस कर तो मिल सकता है। इसी फ्लोर पे है, तो जैसे कभी लगे ज्यादा मिस कर रहे हो तो मिल लो। लिखो भाई लिखो, हमारे सीधे से। हाँ, चीटी नहीं मारी मतलब, हो सकता है। इसको इसको लिख दिया ना, इसको आई नोट लिख दिया पीक करंट को, और क्या, इसको मिला के पीक करंट लिख दिया भाई। साइन के आगे जो मैक्सिमम होता है, साइन के आगे मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, इसलिए पीक लिख दिया इसको। ये सब देखो, सब अलग अलग लोग होते हैं, कोई भी, सबका अपना अपना तरीका है पढ़ाने का। आप देख रहे हैं ना, आपको इतने सारे टीचर पढ़ा रहे हैं ना, सब लोग अलग अलग प्रकार के होंगे, नहीं होंगे? कोई भी दो ऐसा लगा कि ये दोनों एक जैसे, ऐसा नहीं लगा होगा आपको। तो टीचर भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे प्रकार आपके सामने आ चुके हैं ना। कभी भी नहीं लगा होगा कि ये दो एक जैसे हैं, लगा ही कैसा नहीं लगा। सब अलग ही अलग प्रकार के हैं ना, सब अजीब अजीब, मतलब औरों को नहीं, मतलब औरों के लिए नहीं बोल रहा, मैं तो खुद के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तुम साले तुम साले मेरे को चढ़ाओ मत बे। मुझे बता, तुम ऐसे चढ़ाते रहे तो मेरे को, मैं चढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं साला, मुझे पता है, साला। हाँ,
मुझे अच्छे से पता है भाई। और तुम क्यों चाहते हो मैं आइडियल रहूं? तुम क्यों चाहते हो मैं आइडियल रहूं? मतलब तुम चाहते हो ना कि आप भले एकदम आपके अंदर सब अच्छी बात होनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, और हमारे अंदर 10 पाप हो भले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले नहीं, आपके अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए? मैं भी तो इसी दुनिया का इंसान हूँ। मैं मंगल ग्रह से आया हूँ क्या? फिर तुम क्या बहुत तेज हो? तुम क्या बहुत तेज हो? तुम चाहते हो कि अपन तो कुछ भी करें, लेकिन सामने वाली लाइन खींचे बस, तू इसके बाहर नहीं जाएगा। हाँ, तुम चाहते हो ना कि हम इसके लिए लाइन खींचे बस, तू इसके बाहर नहीं जाएगा, और तू इसके बाहर जाएगा तो हम तेरे को अच्छा नहीं मानेंगे, है ना? ऐसा बोल के मत मानो भी, अच्छा मेरे को क्या करना है ना? मतलब आप अगर इतना शर्त लगा लगा कि मेरे को प्यार करते हो, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, प्यार नहीं व्यापार है ये। इतना शर्त लगा लगा, सुनो तो, प्यार तो होता है जो बिना शर्त होता है बे। शर्त लगा लगे प्यार, प्यार नहीं व्यापार है उसका। प्यार नहीं है वो। प्यार तो वो होता है ना, प्यार तो होता है ना कि यार कोई बात नहीं, तुम गिरे तो क्या हुआ, मैं हूं ना, है कि नहीं? और क्या? शर्त लगाओगे, बोले बोले तुम अच्छा करोगे तभी मैं आपको प्यार करूंगा, सब बकवास। तुम गिरे तो क्या हुआ, मैं हूं ना। तुम हार गए तो क्या हुआ, मैं हूं ना। कुछ गड़बड़ हुआ है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। कोई तो होना चाहिए ना कंधे पे हाथ रखे, बोले कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या सारे आदर्श हम ही ने स्थापित करने हैं क्या? क्यों भाई, सारे आदर्श मैंने ही स्थापित करने हैं? चलो साला बोले साला, मतलब चाहते हैं बोले आप आदर्श स्थापित करो, नहीं हमारी ऐसी की तैसी। चलो भाई, बोलू मैं? बहुत बड़ी चुप। छुट्टी में करते हैं उधर, मैं कभी जैसे छोटे बच्चे में उनको साथ में कभी लेके वहां चाहता हूँ ना, सिटी मॉल जाता हूँ बच्चों को लेके, वहां कोई इंस्ट्रूमेंट तो बोले सर आप, अरे इसमें क्या है, इधर लिखा, उधर लिखा है क्या मास्टर अलाउड नहीं है, सर लिखा है किधर? उधर मिल जाता है ना, स्टूडेंट घूमते रहता है। तो कहीं मैं फैमिली के साथ जाता हूँ, बच्चे जिद करते जाना पड़ता है, तो वो बच्चे बोले सर आप, बोले क्यों? उसे लिखा है क्या मास्टर नहीं आएंगे इधर? वो ठीक है, मास्टर नहीं आएंगे, मास्टर के बच्चे तो आएंगे ना उधर। बोले नहीं, आपको तो आदर्श स्थापित करने, तो करना तो तुम्हारे, मैंने नहीं करने आदर्श स्थापित। चुप चुप, क्लास, चुप, क्लास चल रही है उधर। हाँ सुना भाई, ये समझ में आया है? चले, फाइनल में इसके क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ। इसके क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ, जो 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में है वो बोलने जा रहा हूँ। आराम से सुने, पूरा वापस से कनेक्ट करता हूँ। यस, एलसीओ में हमने क्या मान लिया, आर बिल्कुल भी नहीं है। कल की शुरुआत किसने करी? कैपेसिटर फुली एनर्जाइज था। जब आपने क्लोज लूप चालू किया तो कैपेसिटर ने करंट चलाया, थोड़ी देर सी ने चलाया, थोड़ी देर एल ने चलाया, थोड़ी देर सी ने चलाया, थोड़ी देर एल ने चलाया। इस तरह दोनों मिलजुल के करंट चला रहे हैं। प्रोसेस करने के बाद करंट की इक्वेशन मिल गई है, करंट के इक्वेशन मिल गए, ऑसिलेशन बन रहे हैं। किस फ्रीक्वेंसी के बन रहे हैं? इस फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन बन रहे हैं। ओके, आप देख रहे हैं दोनों मिलजुल के करंट चला रहे थे, एनर्जी लगा था, इधर से उधर स्विच हो रही थी। तो हमने क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए वो पल याद कर लिए हैं, जब पूरी एनर्जी सी के पास होगी, पूरी एल के पास होगी, या दोनों के पास आधी आधी होगी। वो सारे पल हमने ढूंढ लिए हैं। न्यूमेरिकल वगैरह करने के लिए चार्ज का फंक्शन याद कर लीजिए, और करंट का भी फंक्शन याद कर सकते हैं, ताकि न्यूमेरिकल वगैरह भी हैंडल कर सके। ये था एलसी ऑसिलेटर के बारे में। अब क्वेश्चन जो बनते हैं या बन सकते हैं, जो नीट में आए वो लेते हैं। ओके, अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए नीट में, देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि, फोटो से बता देता हूँ मैं। एक कैपेसिटर है, वी नोट तक चार्ज है, और उसको इंडक्टर एल से जोड़ा गया है। पूछा गया एग्जाम के अंदर कि मैक्सिमम करंट कितना होगा, आई मैक्स कितना होगा। ऑसिलेटर हो गया ना ये, आई मैक्स। सबसे पहले तो आप चीजों को पहचाने, सवाल में जो दिया जाता है उसी में आंसर होना चाहिए। सवाल में क्या दिया है? सी, एल और वोल्टेज। हो गया, मुझे बोला मैक्सिमम करंट लाइए, कॉमन सेंस। अरे इसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी? हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। और जब उसकी मैक्सिमम एनर्जी बनेगी तो कितनी होगी? हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर। क्या आई मैक्स तैयार है मेरा? वी नॉट सी बाय एल। एग्जाम में ये आंसर देखो, एक लाइन का सवाल है, चिन्ना चिन्ना सवाल। हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपने नीट में 2 बार आया हुआ है। एक बार तो उन्होंने इस तरह से पूछा था, और एक बार उन्होंने क्या किया
तीनों डेटा पकड़ा दिए, सी का वैल्यू इतना, एल का वैल्यू इतना, वोल्टेज इतना, क्या एक कदम आगे जाके काम कर पाएंगे ना? इतना आ गया तो वैल्यू डाल दो यार, उसमें क्या बड़ी बात। चलो ये भी हो जाए, आगे बढ़ो जवान, सभी जवान आगे आए। एक बार अपने एग्जाम में क्वेश्चन था कि इफ, कोई ऑसिलेटर की बात है तो लिख नहीं रहा बार बार, इफ यूई बराबर यू सी यू बी, क्या बोला मुझे कि जब दोनों के पास बराबर एनर्जी है, तो इस बात को लेकर दो बार क्वेश्चन आ गए हैं, मैं दोनों को एक ही साथ लेता हूँ। एक बार तो क्वेश्चन आया कि चार्ज कितना होगा, बोलो बोलो चार्ज कितना होगा, क्यू नॉट बाय रूट टू या टू, रूट टू। एक तो एक क्वेश्चन था, मैंने बोला आपसे। साथ में मुझे एक बार ये बोला कि वो पल ढूंढ के लाइए, मुझे बोला कि जब ये ऐसा होगा तो वो पल ढूंढ के लाइए। क्या वो पल मुझे याद है? टी बाय, अब एग्जाम में टी बाय का आंसर नहीं था, कैसे था सुनो। टी बराबर टी बाय तो आपने बोल ही दिया ना, तो इसको ऐसा था 1/8। टी को क्या मैं 2 बाय ओमेगा लिख दूं क्या, 5/4 और 1/ओमेगा, या छतरी और एलसी। एग्जाम में आंसर ये था। वैसे अगर टी बाइट होता मैं टी बाइट भी लिख देता, मगर मैंने चार ऑप्शन देखे, सारे ऑप्शन किस रूप में थे, एलसी के फॉर्मेट में, तो फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया। आंसर टी/80 है, मगर जिस तरह से उसने पेश किया उस तरह से अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये लिख दीजिए। हेलो, और सुने, एक और क्वेश्चन है जो कि, हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ एग्जाम के अंदर की, देखो, फाइंड इंस्टेंट व्हेन inductor has energy, when inductor has energy 1/4 of maximum energy. Inductor's energy is 1/4 of maximum energy. मैक्सिमम एनर्जी का कितना, 1/4। ओके, लिखा है सबने। अब देखो ये सवाल कितना अच्छा सवाल है, सवाल को समझो आप। क्या बोल रहा है, यूएल कितना चाहिए इसको, यू मैक्स का 1/4। अब सुनना, यूएल क्या होता है बेटे, हाफ एल आई स्क्वायर। 1/4 तो यू मैक्स क्या होता है, क्या हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर। ईमानदारी से बताओ ना, आई कितना चाहिए आपको, आई मैक्स बाय क्या 2, हाँ आई मैक्स बाय 2 चाहिए, कितना, वेरी गुड, आई मैक्स बाय 2। या कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। सुनो, मैंने ये बोला है करंट आपको कितना चाहिए, फुल करंट का आधा चाहिए, शायद कॉमन सेंस से भी कर सकते थे क्या। अगर आपको एनर्जी चौथाई चाहिए, एनर्जी चौथाई, तो करंट शुड बी आधा। मैंने करके बता दिया फिर भी कि यूएल कितना चाहिए बच्चे को, यू मैक्स का 1/4, यूएल ये होता है, और 1/4, और यू मैक्स कितना होता है, हाफ एल। तो क्या कॉमन सेंस में ला सकता कि तेरे को वो पल ढूंढना जब करंट कितनी हो जाए, आई मैक्स का आई मैक्स का आई मैक्स का आधा, ये आया हुआ है। अब हमें इसके लिए टाइम सोल्व करना है कि टाइम कितना लगेगा। क्या मैं करंट की इक्वेशन को बुला लूं, क्या मुझे करंट की इक्वेशन सिखाई गई है, यस, बुलाओ करंट की इक्वेशन। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, देखो ना, I0/2 आपको चाहिए ना, देखो ना, 1/2 पाई/हाफ 60 6, और क्या इसको 2 पाई/टी, और इसको टी, टी बराबर आ रहा है T/12। यह है वो पल जिसकी हमें तलाश सुबह से शाम तक डीजे डीजे का नाम जपा है हमने, बहुत पर है तो नहीं, इसमें लिखा आ रहा है, मैंने भाव को रहा है कोई। सर हमारे प्यार को व्यापार कह के मत करो, सुबह से शाम तक डीजे डीजे का नाम जपा है, हमारे रोम रोम में दिमाग तक आपका नाम छपा है। पास में क्लास, पास में क्लास चल रही, अरे पास में क्लास चल रही पे, पास में क्लास चल रही पे। चलो लिख दिया, आ गया आंसर। एक अपने मॉड्यूल में भी अच्छा क्वेश्चन है, सुने, मॉड्यूल में भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सुने।
ये अपने शायद उसमें है, शायद ना रेस वाले मॉड्यूल में है। और इस सवाल में एक चालाकी मुझे आपको बतानी चाहिए। उन्होंने इस तरह का फोटो बना के दिया है, ये करंट का एरो भी उन्होंने बना रखा है, प्लस माइनस का पोलरिटी भी उन्होंने बना रखा है, और बस ये फोटो देख के मेरे को क्या बोला कि एक एलसी ऑसिलेटर में ये सीन है, और ऑप्शन क्या दे रहा है, चार्ज और करंट दोनों कम हो रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, ये कम वो बढ़ रहा है, आओ मिलकर तय करें। मुझे लगता है अगर करंट कैपेसिटर चला रहा होगा तो चार्ज कम हो रहा होगा और करंट बढ़ रही होगी, और अगर करंट इंडक्टर चला रहा होगा तो करंट कम हो रही होगी और चार्ज बढ़ रहा होगा। तो मेन मुद्दा हमें ये पकड़ना है कि करंट इस टाइम कौन चला रहा है, कैपेसिटर या इंडक्टर। आप देख रहे हैं अगले ने एरो यहाँ लगा था कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। बॉस अगर इंडक्टर करंट चलाता होता ना तो फिर कैपेसिटर की चार्जिंग होती तो फिर ये प्लस बनता। बाबू समझो इशारे, मंजिल पुकारे, याद आया कुछ? यस। अगर वाकई में करंट अगर वाकई में करंट कैपेसिटर चलाता तो फिर अगर इंडक्टर चलाता तो कैपेसिटर की चार्जिंग होती, और मैंने सिखाया था कि करंट कैपेसिटर की जिस प्लेट में घुसेगा वो प्लेट प्लस बनना चाहिए, और ये प्लस माइनस मैंने नहीं लिखा है, ये सवाल में छप के आया हुआ है। तो आप समझो ना, ये करंट कौन चला रहा है, क्या इंडक्टर या कैपेसिटर? क्या ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस, पता लग रहा है, ये पता लग रहा है कैपेसिटर करंट चला रहा है? क्या दोबारा बोलूं मैं? पता लग रहा है कि नहीं? ये देखो, करंट यू करके चल रहा है, वो पता है उसने आपको आपको फंसाने के लिए किस तरह का लैंग्वेज बोला है ना, करंट का एरो यहाँ भी दिखा सकता था, करंट का एरो वहां दिखा है, ताकि बच्चों को लगा अच्छा इंडक्टर करंट चला रहा है। लेकिन बच्चा बड़ा स्मार्ट हो गया आजकल है, करंट यहाँ से नहीं, करंट तो पूरे लूप में होता है ना। यस, यस, फ्री हो जाए। और वाकई में प्लस से करंट निकल के माइनस पे जा रही, तो वाकई में मैं पोलरिटी देख के मैं समझ पा रहा हूँ कि करंट कैपेसिटर चला रहा है, और चला रहा है तो क्या मैं कह दूं, अरे करंट इज ड्यू टू सी, करंट ड्यू टू सी है, इसलिए बोलो बे, चार्ज कम 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 और करंट कम कम की हाई हाई, करंट विल बी हाई हाई। हाँ, पोलरिटी मेंशन है इस सवाल में, पोलरिटी दिया हुआ है, ये प्लस और माइनस मैंने नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या समझ में आया क्या आप लोगों को? यस। तो आप देखो ना, इस सवाल में क्या सीखने को मिला हम लोगों को कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी, एनर्जी कम होगी ना। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो बताओ उसका चार्ज क्या होता जा रहा है, कम कम कम, और कैपेसिटेंस भी कम कम कम। कुछ कुछ लोगों ने हाँ भर दी है, कुछ लोगों ने कैपेसिटर पे कम कम के लिए हाँ भर दी है, और अपने में उनको एक्सप्रेस कर दूंगा मैं। कैपेसिटर जब से पढ़ा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, कैपेसिटर कम कम की सेम सेम, इंडक्टर कम कम की सेम सेम, चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, कैपेसिटर या इंडक्टर की जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी, चार्ज करो चाहे डिस्चार्ज करो, उनकी वैल्यू पे कोई असर नहीं होगा। सुन लिया आप लोगों ने? यस। चलो ये भी हो जाए, बहुत बढ़िया। ये था किसके बारे में? ओसिलेटर के बारे में। मैंने ओसिलेटर की सारी बातें आपको बोल दी, और सुने, ध्यान से सुने। अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैंने सारी बातें बोल दी हैं। अपना जो चैप्टर है ये अपना एसी वाला, इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं जो कि बच्चे अक्सर मेरे से पूछ रहे हैं, वो दो तीन पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सुने अच्छे से, अपना चैप्टर हो गया लेकिन कोई भी कमी रखनी नहीं है अपने को, अच्छे सुने। दो तीन पॉइंट जो मैंने नोटिस किया अभी एक दो दिनों के अंदर, बच्चे जो ज्यादा मेरे से पूछ रहे हैं, हो सकता है आपका भी डाउट हो, इसको मैं बोल रहा हूँ। सुने, देखो ना, एक तो अपने एक्सरसाइज 2 के अंदर लास्ट सवाल है 23rd क्वेश्चन, उसमें बोला हुआ है कि एक सर्किट में एसी वोल्टेज लगा तो 0.4 करंट चला, फिर डीसी वोल्टेज लगा तो 0.2 करंट चला, तो सर्किट कौन सा, एल आर है कि आरसी, ऐसा पूछ रहे हैं। मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ ताकि सबको कॉमन जवाब मिल जाए। सुने प्लीज, सुने, एक्सरसाइज 2 लास्ट क्वेश्चन है 23rd। सुने, कुछ भी करना नहीं है, वैल्यू वैल्यू का कोई काम भी नहीं है, सुनो भाई। डीसी चलाने पे बोल रहा है ये करंट चल रहा है। पहली बात, अगर आपके सर्किट में कैपेसिटर होता, क्या आपको पता है डीसी में कैपेसिटर जब पूरा चार्ज हो जाता है क्या करंट को बंद कर देता है? लेकिन तेरे यहाँ तो डीसी चलाने में भी करंट चल रही है। तेरे यहाँ अगर करंट चल रही है डीसी होने के बावजूद भी, अगर कैपेसिटर होता तो करंट को बंद कर देता है। तेरे यहाँ तो करंट चल रही है, इसका मतलब कैपेसिटर है कि नहीं है? दैट्स इट। कैपेसिटर नहीं है तो फिर कौन है? एलआर। उसमें वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं है, 12 वोल्ट 0.4 सब बकवास है, वैल्यू का कोई रोल नहीं है। आपने देखना है एसी के दौरान करंट चली, अच्छी बात है, डीसी के दौरान भी करंट चली, अरे डीसी के दौरान तो कैपेसिटर में करंट नहीं चलती, फुल चार्ज होने के बाद करंट बंद करता था वो। तेरे यहाँ करंट चल रही है यानी तेरे यहाँ कैपेसिटर कतई नहीं है, तो कौन है आपके यहाँ? पहला। और पता है उसमें डीसी के दौरान करंट शायद 0.2 एम्पीयर दे रखी है, अगर 0.1 दे रहा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं, नहीं सुनो आप,
अगर उसमें डीसी के दौरान 0.2 करंट दिया तो 0.2 होगी, 0.3 होगी, 0.1 हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा है कि तेरे यहाँ करंट चल रही है और मेरे को डीसी में करंट नहीं चलती है जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? एल आर सर्किट। सुन लिया सबने? ये क्वेश्चन मुझे अभी पिछले 1-2 दिन में 8, 10, 12 बच्चों ने पूछ लिया, इसलिए मैंने सोचा सबसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और सुने ऐसे 1-2 पॉइंट जो ज्यादा टकरा रहे हैं, हो सकता है आपके मन में भी डाउट हो, वो सुने। हाँ, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है, सुनो। मैंने बोला ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का, सुनो। एक क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में है, उस सवाल में क्या दिया हुआ है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो 5 है। एक सेकंड, ओके। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो कितना है? 5 है। तो बच्चे आगे मेरे को आर्ग्यू कर रहे हैं, बोले साहब टर्न रेशियो तो आपने क्या बताया था? NP/NS, बोले ये 5 होना चाहिए, फिर इससे आंसर नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिए, मैंने बोला था NP/NS होता है अगर कुछ भी ना हो, लेकिन उसमें शायद इशारों में बहुत कुछ बोल दिया है। स्टेप अप का क्या हो गया? वोल्टेज बढ़ा के दे रहा है, वोल्टेज बढ़ा के दे रहा है, तो क्या घेरे उधर ज्यादा होंगे? उधर घेरे ज्यादा है, कॉमन सेंस की बात है, स्टेप अप है। और आपको टर्न रेशियो 1 से ज्यादा मिला हुआ है, टर्न रेशियो 1 से ज्यादा मिला है, तो ये निश्चित कौन सा रहा होगा? क्या NS/NP रहा होगा? तो बोलो, क्या उसने इनडायरेक्टली आपको दिया हुआ ये NS/NP है? अगर बच्चे ये सिर्फ ये भाषा होती, कुछ भी जानकारी नहीं मिलती कहीं से भी, सिर्फ ये होता एक ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो 5 है, तो फिर मैं शायद NP/NS लेता। लेकिन इसने स्टेप अप बोल के क्या इशारा कर दिया? एंड बाबू समझो इशारे, मंजिल पुकारे। हाँ, पता है ना सब लोगों को? बाबू समझो इशारे। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? इसको क्या लेंगे आप, NP/NS या NS/NP? और बच्चे जो मेरे पास पूछने आ रहे हैं, वो पता है यही आर्ग्यू कर रहे हैं, बोले साहब आपने तो NP/NS पढ़ाया था। मैं आज भी उस स्टैंड पे हूँ, मैंने NP/NS ही पढ़ाया था, लेकिन यार उसने स्टेप अप बोल के कहीं ना कहीं आपको इशारा कर दिया है, और समझो इशारे। ठीक है, और सुने, एक अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पावर का क्वेश्चन है कि पावर कैलकुलेट करना है। अपन वो सवाल भी कर लेते हैं और सवाल के थ्रू एक मैसेज भी निकाल लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, आप देख लो पहले, बाद में लिख लेना, एकदम चिन्ह से क्वेश्चन है। सुनो, और मैं तो चाहूंगा इसको जहां पावर के सवाल किए थे ना आप लोगों ने, पावर के न्यूमेरिकल, वहीं पे लिख देना, ताकि जब एक साथ पढ़ोगे तो और अच्छा रहेगा। छोटा सा सवाल है, या तो पहले देख लो बाद में लिख लेना। सुने प्लीज, वो कह रहा है हमसे प्योर एल सर्किट है। कौन है? प्योर एल सर्किट। और वी सप्लाई वाज V0 sin ओमेगा टी। बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस पावर लाइए। सवाल अपने मॉड्यूल का ही है। ये सवाल ही मेरे से 2-4 बच्चों ने भी रिसेंटली पूछ लिया, तो मुझे लग रहा है शायद सभी को बता दिया जाए। यस, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर सप्लाई वोल्टेज ये है। बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस पावर, पावर नहीं बोल रहा, इंस्टेंटेनियस पावर। आ जाओ खेलते हैं। V इंस्टेंटेनियस क्या होगा बच्चे? V इंस्टेंटेनियस इंटू I इंस्टेंटेनियस। मेरी हेल्प करनी है आप लोगों को। V इंस्टेंटेनियस छाप दूं ये, V0 sin ओमेगा टी। I इंस्टेंटेनियस छापने जा रहा हूं। यस, क्या मुझे करंट का इक्वेशन लिखना आता है क्या? V0/XL साइन, जल्दी बोलो, ओमेगा टी प्लस या माइनस? एल के मान में वोल्टेज 90 आगे चलता था, तो करंट 90 पीछे चलेगा, तो वोल्टेज इज हैविंग ओमेगा टी ना, तो करंट इज हैविंग ओमेगा टी माइनस। सब आता है आप लोगों को, सब आता है आपको। ठीक है, मैंने तुम्हारा वोल्टेज छाप दिया, मैंने अपनी नॉलेज से करंट बना के छाप दी, हो गया। अब इसको मैनेज कर लेते हैं। देखो ना, इज इट प्रोवाइडिंग माइनस कोस ओमेगा टी? कोस या माइनस कोस बोला है तुमने, तो माइनस और ये सब चिपका के माइनस का V0 स्क्वायर, एक्सेल को मैं ओमेगा लिख रहा हूँ, संभाल लेना। क्या बच गया? ये साइन ओमेगा टी है और कॉस ओमेगा टी। बोलो, ये बचा साइन कॉस, माइनस आगे लेके सेटिंग बैठा है मेरा। यस, अब सुनो ना, यहाँ 2 और वहां 2, यहाँ का 2 तो यहाँ छाप दिया, वहां 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इज इट साइन 2 ओमेगा टी? ये हो गया। तो बच्चों, पहली बात तो मैं उस सवाल पे आता हूँ जो मॉड्यूल में है। मॉड्यूल में पूछा हुआ है कि इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा। ध्यान दीजिए, पावर पूछता तो जीरो बोल देते, पावर पावर, प्योर एल प्योर एल प्योर एल। पावर पूछता तो तुरंत बिना काम की जीरो बोल देते। क्या पूछ रहे हो बे, पावर या इंस्टेंटेनियस पावर? जीरो नहीं बोलना, सोल्व करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? यस, ये इंस्टेंटेनियस पावर निकाल लिया। 4 फंक्शन दे रखे, उसने क्या आंसर होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी सब इससे मिलते जुलते हैं, ये आंसर हो जाएगा। और सबसे सुंदर बात जो मुझे सिखानी है, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी आप लोग मत करना, देखना वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा, और करंट की फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा, पावर की फ्रीक्वेंसी ओमेगा की 2 ओमेगा। तो मुझे एक मैसेज आपको दे देना है आज के बाद, प्योर एल या प्योर सी में। पता है ये गणित प्योर एल प्योर सी में बैठेगा क्यों? इधर आओ, इधर आओ, अच्छे से सीखो। वोल्टेज ये, बॉस आप प्योर एल थे तो यहाँ 90 का वो डिफरेंस चला, शायद आप प्योर से तो 90 का डिफरेंस चलता, तब भी कोस बन जाता।
तब भी ये सेटिंग बैठ जाता। लेकिन लेकिन अगर आप आरसी आरएल होते तो यहाँ पर ओमेगा टी के साथ जो डिफरेंस या तो 30 45 60 बनता, 30 45 60 बनता, तो ये सेटिंग बैठता कि नहीं बैठता। तो मुझे एक मैसेज आपको दे देना चाहिए, प्योर एल या प्योर सी में, सुन लेना, लिखवा दूंगा मैं, प्योर एल या प्योर सी में अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो पावर की फ्रीक्वेंसी एफ या 2f। ये मेरा फाइनल मैसेज है। इस तरह के 2 3 सवाल अपने मॉड्यूल में है। एक सवाल में बोला हुआ है कि प्योर एल में फ्रीक्वेंसी एफ लगाया तो पावर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ या 2f। एक सवाल है प्योर सी में अप्लाइड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो पावर की फ्रीक्वेंसी होगी 100 हर्ट्ज। मैसेज यहाँ से ये लिख लो ना, वो लाइन में लिखवाऊंगा लास्ट वाली। ये सवाल भी मुझसे काफी पूछा गया तो मैंने लिख दिया है। जल्दी जल्दी लिखें, शाबाश, खींच दो फटाफट, और बातें करनी है। मैं परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? ये समझ में आ रही है मेरी बातें? समझ में आ रही है मेरी बातें? तीनों पॉइंट मैंने आपको बोल दिए हैं। चलो और देखते हैं, और बातें करते हैं थोड़ी सी। बोलूं? बोलूं? तो ये सवाल के बाद, इस सवाल से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी लिखें, मोरल ऑफ द स्टोरी। इन प्योर एल और प्योर सी, इन प्योर एल और प्योर सी, प्योर एल और प्योर सी, इफ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बराबर एफ, इफ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बराबर एफ, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर बराबर 2f। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बराबर f या इज f, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर इज 2f। ये मेरा मैसेज है। लेकिन ये मैसेज कहाँ चलेगा? हाँ, मैंने लिखवाया, ऐसा नहीं कहीं भी जाके चेप दिया फिर बोले सर आपने लिखवाया। नालायक को ऐसा नहीं बोले ये ले 2f। हाँ, थोड़ा संभाल लेना भाई, प्योर एल और प्योर सी में ऐसा नहीं कहीं भी चेप दो। चलो ये भी हो गया है, ये भी हमने पढ़ लिया है। मैंने आपको हर पॉइंट डिस्कस कर लिया है। ध्यान दीजिए, सीरीज आरएलसी में आपको पढ़ा चुका हूं ना, सारी बातें हो गई है। पैरेलल आरएलसी का मैं हल्का सा आइडिया आपको देना चाह रहा हूँ, उसके बारे में कभी गलती से सवाल आ जाए, हमें पढ़ाना नहीं है पैरेलल आरएलसी। पुराने जमाने में एम्स के अंदर पैरेलल आरएलसी के कभी कभी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं पैरेलल आरएलसी के 2 4 फंडे बताऊंगा, उससे अगर क्वेश्चन आएगा तो निपटा दोगे आप, ठीक है ना? बता दूं, आसान है आपके लिए, है ना? वो जो लास्ट में जो 4 5 इशारे सीरीज आरएलसी के बनाए थे ना, वैसे 4 5 इशारे पैरेलल आरएलसी के हैं। क्वेश्चन आएगा तो निपटा दोगे। एक टेबल टाइप बना के कंपैरिजन करते हैं, आओ सुनो। सीरीज आरएलसी, पैरेलल आरएलसी, सीरीज आरएलसी एंड पैरेलल आरएलसी। देखो ना, आर है, एल है, सी है और सप्लाई है। आर है, एल है, सी है और सप्लाई है, ठीक है? सीरीज आरएलसी, पैरेलल आरएलसी, आपको ध्यान होगा क्योंकि आपने सब पढ़ा हुआ है। मुझे लगता है यहाँ क्या चलता था बच्चे अपना, या अच्छे से बोल ही देता हूँ, सुनो। तो मैं इसका हिसाब बताऊं ना, तुम्हें याद है आप करंट को रेफरेंस लेते थे, वी आर इधर होता था, वीएल इधर होता था और वीसी इधर होता था। यहाँ तुम वोल्टेज वोल्टेज खेला करते थे, यस। क्या तुम्हें प्रॉब्लम का फोटो याद है क्या? दिस वाज आर, दिस वाज एक्सएल, दिस वाज एक्ससी एंड दिस वाज जेड। याद आया आप लोगों को? यस। तो क्योंकि आपने ये पढ़ा है ना, तो वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, मुझे ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। और आओ, क्या आपको याद है यहाँ पर जो ग्राफ था जेड का, जेड का ग्राफ किसका बच्चे, जेड और एफ का ग्राफ, क्या यूं और यूं यूं? और यहाँ कर्ण का ग्राफ कैसा था, क्या यूं यूं, क्या यूं यूं? सब आपको पढ़ा हुआ है, सब आपको आता है, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। अब चलो उधर आ जाओ। यहाँ पे बताया वोल्टेज रेफरेंस होता है और करंट करंट खेलते हैं। देखो ना, आई आर, आई सी एंड दिस इज आई एल। यस यस, देखो ना, यहाँ वोल्टेज रेफरेंस होता है और यहाँ करंट करंट खेलते हैं। तो जिस तरह वहाँ वोल्टेज वोल्टेज खेलते हैं, यहाँ करंट करंट खेलते हैं। हाँ, यहाँ आई एल, यहाँ वीएलवी से झगड़ा करते थे, यहाँ आई एल आई से झगड़ा करते हैं। कुछ विशेष देखा क्या? यहाँ वीएल है तो मैंने आई एल नहीं लिखा है भाई साहब। यस,
बाबू समझो इशारे। हाँ, आईसी और आईएल झगड़ा कर रहे हैं और जहाँ आईसी ऊपर है होना भी चाहिए, क्या कैपेसिटर का करंट वोल्टेज से 90 आगे चल रहा है? कैपेसिटर का करंट वोल्टेज से 90 आगे चल रहा है क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज 90 पीछे चलता रहा। क्या वाकई में आईसी ऊपर आना चाहिए? यस। ठीक है, ओके। और आओ, यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम प्रॉब्लम खेलते थे ना। पैरेलल आरएलसी का जो हिसाब किताब होता है प्रॉब्लम्स में नहीं करते हैं बल्कि उनके इनवर्स में करते हैं। इनवर्स में करते हैं, यस। आर का रेजिस्टेंस का इनवर्स शब्द होता है कंडक्टेंस, रिएक्टेंस का इनवर्स शब्द होता है ससेप्टेंस, और जो जेड है इंपेडेंस का इनवर्स शब्द होता है एडमिटेंस। तो ध्यान दीजिए यहाँ किस में खेलते हैं? प्रॉब्लम्स में नहीं खेलते हैं, प्रॉब्लम्स के इनवर्स में खेलते हैं। सुनो ना, देखो ना, दिस इज जी, दिस इज एस एल, सॉरी एस सी, दिस इज एस सी, दिस इज एस एल एंड दिस इज वाई। जी हाँ, मैं आपको बोलना चाहूंगा जी क्या हो गया बच्चे? कंडक्टेंस। एस को चाहिए तो लिख दो ससेप्टेंस, ससेप्टेंस। बुक्स में इसको बी से दिखा रखा है लेकिन मैं जानबूझ के एस से दिखा रहा हूँ, एस को ससेप्टेंस याद थोड़ा सा इजी हो जाएगा। किताबों में अक्सर बी से दिखा रहे हैं, ठीक है। हो गया, ये क्या हो जाएगा? क्या कैपेसिटिव ससेप्टेंस हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इंडक्टिव ससेप्टेंस हो जाएगा। और ये वाई जो है ना, ये जेड का इनवर्स है और इसका नाम होता है एडमिटेंस। वाई का नाम क्या होता है बेटे? एडमिटेंस, एडमिटेंस। जी तो आप जानते हैं ना, कंडक्टेंस लिख नहीं रहा हूं मैं, जी तो आपने खूब खेला हुआ है। ठीक है, और इधर आओ। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ उल्टा पुल्टा चलता है, यस। यहाँ पे जो जेड का ग्राफ होता है, जेड का ग्राफ वो ऐसे ऐसे चलता है। जेड का ग्राफ उल्टा चलता है, मतलब ये जेड का ग्राफ है। जी हाँ, पैरेलल आरएलसी में जो करंट का, मतलब जेड और करंट का जो ग्राफ यहाँ है ना, उल्टा ग्राफ इधर है। यानी करंट का ग्राफ यहाँ कैसा हो जाएगा? बढ़ेगा या डाउन डाउन? ये बस इतना सा आप ध्यान रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अगर गलती से कभी सवाल आ जाएगा तो निपटा सकते हैं। हाँ, ये जेड ही है, यहाँ वाई नहीं है, ये प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम का ग्राफ है। वाई मिनिमम होगा तो क्या जेड मैक्सिमम हो जाएगा? एफ आर पे वाई मिनिमम होगा, एफ आर पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे वाई मिनिमम होगा, वाई मिनिमम होगा तो क्या जेड मैक्सिमम हो जाएगा? जेड का ही ग्राफ है, मैं जेड का ही ग्राफ बना के बोला। बहुत इसका लोड लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं जैसा आपको एक इशारा देके चल रहा हूँ। कभी गलती से क्वेश्चन आ जाएगा तो निपटा देना, है ना। मैं पुराने जमाने में जो एम्स में दो तीन क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उसको लेकर के आया हूँ ताकि अपन बात कर लें, ताकि आपको पता लग जाए इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और बातें बहुत सारी होती है ना, देखो ना, इसको पता है क्या बोलते थे? फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिंग नेटवर्क, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन नेटवर्क। और समझो इशारे, सुनो, ये क्या कर रहा है? क्या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बेस्ट आउटपुट दे रहा है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे लीस्ट आउटपुट दे रहा है, तो इसको क्या कर रहा है? ये सेलेक्ट, रिजेक्ट, रिजेक्ट। इज यूज एज अ फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिंग नेटवर्क, तो इसको यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन। सुनो, 10 फ्रीक्वेंसी यहाँ मौजूद है, मुझे उसमें से एक फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है, मैं किसको पकड़ूंगा? सीरीज आरएलसी। 10 में से बस मुझे एक को भगाना है, एक को मतलब हटाना है, बोले ये नहीं चाहिए बस बाकी सब चलेगा, तो उसको है फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन नेटवर्क, वो होता है इस तरह का। ठीक है, बस ज्यादा मत जाओ, आप तो बस ये याद कर लो। लिख दिया सब लोगों ने? और अब आइए, क्या तुम्हें याद है वहां रेजोनेंस पे वीएल और किसी एक दूसरे को मार देते थे, मैं बोलता था वोल्टेज रेजोनेंस। क्या यहाँ पर आईएल और आईसी क्या एक दूसरे को मार देंगे? उसका नाम होगा वोल्टेज रेजोनेंस या करंट रेजोनेंस। मैंने बोला था आप लोगों को। चलिए मुझे बताइए, इन दोनों करंट का हिसाब कैसे होगा? पाइथागोरस। इन दोनों करंट का पाइथागोरस, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस, और इन तीनों का डिफरेंस का इसके साथ पाइथागोरस। सब आता है आप लोगों को, ठीक है ना। और आता है तो आ जाओ, अपने एम्स के सवाल ले रहा हूं मैं दो तीन जो मेरे पास है, देखो ना। ये है 0.3 एम्पियर, ये है मान लीजिए 0.6 एम्पियर, और ये मान लीजिए है 1 एम्पियर। ये लो, यस। क्या पैरेलल आरएलसी है ये? और मैंने कहा सर्किट करंट लाइए, कुछ चमका? हालांकि को कुछ चमका? हाँ जी, पैरेलल आरएलसी में सबका करंट दे दिया, 0.3, 0.6, 1 एम्पियर। मैंने कहा सर्किट करंट लाइए, कुछ चमका? हाँ जी, नेट करंट। फोटो याद करो, फोटो, सिर्फ फोटो देखो, ज्यादा फॉर्मूला नहीं मेरे को, यस। आईएलआईसी का झगड़ा का आंसर क्या? 0.4, और 0.4 का 0.3 के साथ जोड़ना की पाइथागोरस, इज इट 0.5? 0.5। यार कितना अच्छा बोला है आपने, मैं तो नहीं सिखा रहा ना, सब आंसर आ गए, वेरी गुड। 1 - 0.6 स्क्वायर
बच्चों का आंसर है 0.5 एम्पियर। देखा एकदम जल्दी से आंसर है। कभी ऐसा सवाल आ जाए तो आप इस फोटो की मदद से उसको निपटा सकते हैं, इसलिए फोटो बना के दिए। हम ये मानते हैं नहीं आता है अब ये सब, लेकिन इसलिए थोड़ा सा तैयार रहे। और देखो आसान भी है ना, कोई कष्ट हुआ क्या आपको इसमें? इतनी आसानी से आप वहां वोल्टेज समेट रहे थे यार, तुम वहां वोल्टेज समेट रहे थे, आज क्या समेट दिया? क्या करंट समेट दिया? तुम्हें कोई नया पढ़ा रहा हूँ क्या? आपको सब कुछ आता है आप लोगों को। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। और कुछ विशेष देखा क्या? नेट करंट कितनी है? सोर्स से कितनी करंट निकल रही है? 0.5। और इंडिविजुअल मेंबर करंट जा रही है 0.5 से भी। 0.5 निकली और सब में बटेगी। सप्लाई टोटल करंट 0.5 और इंडिविजुअल को जा रही है 0.5 से भी ज्यादा। क्या ये साधारण साधारण बात है कि चमत्कारी बात है? यस। तो ये चमत्कार कहीं नहीं होता है, किसमें होता है? पैरेलल आरएलसी में। सीरीज आरएलसी में शायद इंडिविजुअल वोल्टेज सप्लाई से ज्यादा होता था, वो पैरेलल आरएलसी में इंडिविजुअल करंट सप्लाई करंट से भी ज्यादा। अरे सोर्स से निकल रही है 0.5 और इंडिविजुअल को जा रही है 0.6 1 एम्पियर। ये मेरे लिए साधारण बात नहीं है, ये मेरे लिए बहुत चमत्कारी बात है। बोलो भाई, साधारण से चमत्कारी है। फील करो, देखो कितनी अच्छी बातें आ रही है। और देखो अगला सवाल। अगला सवाल देखो ना, 3 एम्पियर और 2 एम्पियर, ये इंडक्टर है और ये आर है। थोड़ा अच्छा बना रहा, मेरा फोटो अच्छा नहीं बना। ये यूं 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 है और ये जल्दी बनाओ, टाइम जा रहा है। ये भी अपने एग्जाम का क्वेश्चन है। मुझे बोला कि सप्लाई करंट या सर्किट करंट चाहिए, मुझे गाइड करेंगे? 2 और 3 5 कितना आंसर है? रूट 13। कुछ समझे? समझे कुछ? आई आर और आई एल का हिसाब पाइथागोरस। नालायको, पाइथागोरस। बाबू समझो इशारे। क्या रूट 13 क्या आंसर हो गया? और देखो ना, एम्स में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। ये देखो, यस। बोलो मुझे बताओ, इस फोटो में अमीटर किस करंट पड़ेगा, इंडिविजुअल या सर्किट करंट? मानते हो ये? उन्होंने एग्जाम में फोटो छाप के दिया और आंसर, सवाल सुनिए और अभी के भी आंसर चाहिए। सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर अमीटर का रीडिंग बढ़ेगा, कम होगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, क्या कहना है? ये कौन है? पैरेलल आरएलसी। पैरेलल आरएलसी में करंट का हिसाब क्या है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर पहले और फिर बढ़ेगा। अगर ये सवाल वहां होता तो, लेकिन ये सवाल पैरेलल आरएलसी का है। और अमीटर देखिए, मैं समझ गया अमीटर क्या कर रहा है, इंडिविजुअल करंट पढ़ रहा है कि नेट। और नेट करंट मैं समझ के आया हूँ, पैरेलल आरएलसी में नेट करंट का ग्राफ क्या होता है, ये होता है। बोलिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर करंट पहले कम होगा और फिर बढ़ेगा। ये मेरा आंसर। वर्ड्स लिख देना, सवाल बना के लिख दो। फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज इंक्रीज देन, और चाहो तो ये ग्राफ इसके बगल में बना देना ताकि याद रहेगा, है ना? इसके बगल से ग्राफ बना दो। मैं उम्मीद करता हूँ नालायकों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। क्या सभी नालायकों को मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। ये सारी बातें मैंने आपको एसी के बारे में एक एक पिन पॉइंट करके सब बात बता दी, एक भी बात छूटी नहीं है। अभी शुरू करते हैं। ईएमडब्ल्यू। ईएमडब्ल्यू शुरू कर रहे हैं भाई, कहां से सेमीकंडक्टर? ईएमडब्ल्यू। हाँ जी, ईएमडब्ल्यू शुरू कर रहे हैं। पीछे बातें नहीं करें प्लीज। अपने एग्जाम के लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अपने एग्जाम में हर साल इसका एक क्वेश्चन जरूर जरूर आ रहा है, तो अपन इसकी हर छोटी बड़ी बात करेंगे। आपके एग्जाम के लिए जो भी रिलेटेड सब बात करेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की थोड़ी उसके ऊपर जाते हैं, हिस्ट्री के ऊपर। बोले ये शब्द कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, ये फिनोमेना कहाँ से आया, ये शब्द का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, उसकी बात करते हैं। कुछ पुरानी बातें ताजा करते हैं। फेराडेज लॉ, आपको याद होगा हम लोग ईएमआई में फेराडे के बारे में पढ़ते थे। उसने अपने को क्या सिखाया था? D5B अपॉन dt, ये पढ़ाया था, ठीक है ना? प्लीज प्लीज
आपका साथी ना, किसी का मजाक मत बनाओ ना। अरे आपका साथी है, क्या दिक्कत? कोई बात नहीं। तो क्या रहा कि अपन लोग फेराडेज लॉ पढ़ के आए हैं। फेराडेज लॉ में मैंने आपको लास्ट में फेराडे का इक्वेशन याद है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। उसने मुझे क्या सिखाया था कि अगर यहाँ तेरे यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, यू नो 5B। 5B मतलब क्या होगा? मैं उसने मेरे को बोला तेरे यहाँ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो कि तेरा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यस। तो बच्चों फेराडे ने मुझे सिखाया था कि अगर तेरे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होगा तो बदले में क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ऐसा फेराडे ने प्रूव करके दिखाया, उसका हिसाब याद है ना आप लोगों को? पी में गड़बड़ से क्या बन रहा है? ई बन रहा है। तो ये सब सुनने के बाद एक दूसरे वैज्ञानिक थे मैक्सवेल, उनको उल्टा विचार आया। उन्होंने बोला यार ये कह रहा है कि बी में गड़बड़ से ई बनता है, तो फिर निश्चित रूप से ई में गड़बड़ से बी बना है। मैक्सवेल को ऐसा विचार, यू नो साइंटिस्ट तो खुरापाती होते हैं, उनको आप जैसे विचार नहीं आते हैं, बोले कि क्या तरह तरह के ना, उनको अलग विचार आते हैं, आप लोगों को अलग तरह के विचार आते हैं। तो तो मतलब उसके बारे में उसके विचार सुनते हैं। मैक्सवेल्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये शुरू करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी सी जानकारी इसमें है। मैक्सवेल कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये शुरू कर रहे हैं। खूब सारा सुने, हर बात को पिन पॉइंट पकड़ने की कोशिश करें। कुछ भी सवाल होता है स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है, सारी बातें होती आओ फिर बोलता हूँ। फेराडे ने हमें सिखाया था बी में गड़बड़ से क्या बनता है? ई बनता है। इस बात को वेरीफाई, तो इनको विचार है कि ई में गड़बड़ से बी बनना चाहिए। इस बात को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। तो इनका जो सेटअप था वो ऐसा था कि इनका सेटअप इस तरह से था। ये देखो क्या क्या दिख रहा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक बैटरी है और यहाँ स्विच है। अभी स्विच ऑन है कि ऑफ है? ऑफ है। कैपेसिटर भी अनचार्ज है। एक कॉमन सेंस की बात बताएंगे मुझे आप? अगर मैं स्विच को ऑन कर दूंगा तो बोले क्या कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी? चार्जिंग होगी तो बोले इसका वोल्टेज जीरो से क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा? वोल्टेज जीरो से 1 2 3 4 5। मान लीजिए बैटरी 5 वोल्ट की, तो वोल्टेज क्या जीरो से 1 2 3 4 5 क्या वोल्टेज बढ़ता जाएगा ना? यस। ड्यूरिंग चार्जिंग वोल्टेज बढ़ेगा और आफ्टर फुल चार्जिंग वोल्टेज बिकम्स मैक्सिमम कांस्टेंट। वोल्टेज बिकम्स मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। ड्यूरिंग चार्जिंग वोल्टेज बढ़ रहा है और वोल्टेज बढ़ रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक भी बढ़ेगा? यस। देखो ना, ड्यूरिंग चार्जिंग मुझे क्या बोलना है आप लोगों से? ड्यूरिंग ड्यूरिंग चार्जिंग कैपेसिटर का वोल्टेज वही है कि बढ़े जा रहा है? बढ़े जा रहा है। तो बोले इलेक्ट्रिक फील्ड वही है कि बढ़े जा रहा है? बढ़े तो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? V/D। अरे भाई तेरा वोल्टेज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यानी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर। और आफ्टर फुल चार्जिंग वोल्टेज हैज बिकम मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो हैज बिकम मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। मुझे समझा दीजिए वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कब है? फुल चार्जिंग पे या ड्यूरिंग चार्जिंग? बहुत अच्छा बोल रहे हैं। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक कब है? ड्यूरिंग चार्ज। ये साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने इस तरह का सेटअप बनाया और यहाँ सेटअप के बीच में एक मैग्नेटिक नीडल लगा दिया। मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने वाला डिवाइस यहाँ लगा दिया। फिर ने क्या किया, इसको चालू किया। चालू करते क्या देखा कि चार्जिंग के दौरान सुई हिल गई और फुल चार्जिंग के बाद सुई का हिलना बंद हो गया। यानी चार्जिंग के दौरान क्या बना? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना और फुल चार्जिंग के बाद मैग्नेटिक फील्ड बना कि गायब हो गया? गायब। कंक्लूजन निकल गया कि भाई यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो भी कब बना? चार्जिंग के दौरान। तो चार्जिंग के दौरान क्या खास था? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड था? और फुल चार्जिंग के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड तो था मगर वो वेरिएबल नहीं था। तो बस इन्होंने प्रैक्टिकली कंफर्म कर लिया। क्या फेराडे की उल्टी बात साबित हो गई? वो मेरे को सिखाता था बी में गड़बड़ से ई बनेगा। इसने देखा ई में वेरिएशन से क्या बन गया? बी बन गया। तभी से हम एक नियम बोलते हैं आप लोगों को, क्या? हमेशा के लिए रट लो, ई में गड़बड़ बी बनेगा, बी में गड़बड़ ई बनेगा। और इसको कंफर्म करने वाला साइंटिस्ट कौन? मैक्सवेल। इसको कई बार हम मैक्सवेल लॉ बोल देते हैं। एक बात और सुने, ये बना लो, मैं लिखवाऊंगा प्लीज। एक बार ये बनाओ सेटअप, ये लिखो। बहुत सारे क्वेश्चन है छोटे छोटे, मुझे बोलना पड़ेगा। जल्दी लिखें, टाइम खत्म हो रहा है। नॉन नॉन कंसर्न बोलूं? बोलूं? हाँ जी, क्या लिखा आप लोगों ने कि ड्यूरिंग चार्जिंग क्या हो रहा है? वोल्टेज बढ़ रहा है, नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है? ठीक है ना? तो अब आगे लिखो कि ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बी इज प्रोड्यूस्ड। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। बी बी इज प्रोड्यूस्ड
P is produced and imaginary current corresponding to this P, imaginary current corresponding to this P मतलब magnetic field, corresponding to this P is called displacement current, is called displacement current. जी हाँ, मैं समझाता हूँ मैंने क्या लिखवाया है। क्या बोला आप लोगों ने मुझसे अभी? वेरिएबल इक्वेशन से क्या बन गया? बी बन गया। हम सब जान रहे हैं बी बना है, तो बी बना तो वेरिएबल इक्वेशन की वजह से, और वास्तव में यहाँ कोई करंट तो नहीं है ना? नहीं है। लेकिन ये जो साइंटिस्ट है मैक्सवेल, इन्होंने यहाँ पे करंट अज्यूम कर लिया, करंट मान ली, और उस करंट का नाम क्या दिया इन्होंने? डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी क्या नाम दिया? आई डी। डी बोले तो डिस्प्लेसमेंट करंट, उसका नाम दे दिया। मुझे बता दीजिए करंट यहाँ है कि मान ली गई है? मैंने साफ साफ लिखा इमेजिनरी करंट। देखो देखो शब्द देखो, मैंने इमेजिनरी करंट लिखा है। वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि यहाँ वास्तव में कोई करंट है नहीं, हो भी नहीं सकती बे, यहाँ तो कोई कंडक्टिंग पाथ ही नहीं है, यहाँ तो कोई कंडक्टिंग पाथ ही नहीं है। तो ये करंट है कि मान ली गई है? क्यों मान ली गई उसका रीजन भी थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसने बोला कि देख भाई, वेरिएबल फील्ड की वजह से यहाँ पी बन रहा है, और पी के करस्पॉन्डिंग करंट मान लिया, और उस करंट का नाम क्या दे दिया? आईडी। अब आ जाओ जरा, जहां पर कंडक्टिंग पाथ है, आई थिंक यहां से यहां तक तो कंडक्टिंग पाथ है ना, तो बच्चों जहां जहां कंडक्टिंग पाथ है, वहां पर जो करंट फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है? कंडक्शन ऑफ चार्ज। कंडक्शन ऑफ चार्ज, तो उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं उसको? कंडक्शन करंट। तो उसको आईसी से दिखाऊंगा। और जहां पर नॉन कंडक्टिंग पाथ है, वहां तो कंडक्शन ऑफ चार्ज हो भी नहीं सकता, वहां तो कंडक्शन ऑफ चार्ज हो भी नहीं सकता। तो यहाँ पर आईडी किस वजह से है? कंडक्शन ऑफ चार्ज या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड? ये सब सवाल है अपनी किताबों में, इसको हल्के में मत लो आप। यस, फिर आइए इस पूरे लूप में, जहां जहां कंडक्टिंग पाथ है बच्चे, वहां कौन सी करंट है? आईसी, कंडक्शन करंट। जहां नॉन कंडक्टिंग पाथ है, वहां कौन सी करंट है? आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। यस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ आईसी? क्या कंडक्शन ऑफ चार्ज? व्हाट इज द सोर्स ऑफ आईडी? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सुनना है मुझे, ये सब लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन है किताबों के अंदर, ये क्यों है, वो क्यों है, वगैरह सब आपको आना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? यस, आईसी ड्यू टू कंडक्शन ऑफ चार्ज, और आईडी ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात भी हो गई है, हो रही है। इन्होंने आईडी मान लिया। अब अपने किताबों में आईसी और आईडी को लेके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी है, तो मैं बात कर लेता हूँ आपसे। आओ खुद देखो, आईसी और आईडी में अपनी किताब में ये तक पूछा हुआ है कि आईसी और आईडी में कौन ज्यादा होता है। मुझे लगता है दोनों बराबर रहेंगे। इज इट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी? पूरे लूप में अगर किसी पल यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 ही करंट होगी, किसी पल यहाँ 8 करंट तो वहां भी 8। मेक श्योर आईसी बराबर क्या होता है? आईडी। दोनों अलग अलग है, आईसी रियल करंट है और आईडी रियल है कि इमेजनरी है? हाँ, लेकिन अगर आप पूछोगे यार दोनों में कौन ज्यादा होता है, तो मेरा जवाब है कि दोनों ठीक बराबर। करंट चाहे तो लिख दो ब्रैकेट में प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लिख दिया बच्चों ने। और आओ, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लिखा बच्चों ने? ओके, और आओ, हमसे पूछा था एक स्टेटमेंट दिया हुआ अपने सवालों के अंदर कि आईसी एंड आईडी आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ये बिल्कुल सही है, आईसी एंड आईडी आर सप्लीमेंट। बोले क्या मतलब? इधर आओ। मैंने सुना है करंट अपने आप में क्लोज लूप में फ्लो होता है। मुझे लगता है भाइयों, आईसी अपने आप में कंप्लीट करंट नहीं है। देखो देखो, आईसी अपने आप में कंप्लीट करंट नहीं है। देखो क्लोज लूप बना रहा है कि नहीं बना रहा? आईसी अपने आप में अधूरा है। क्या आईडी भी अपने आप में अधूरा है? दोनों अपने आप में अधूरे हैं, और क्या दोनों मिलके पूर्ण हो रहे हैं? तो क्या कहें, क्या दोनों मिलके क्या एक दूसरे को सप्लीमेंट्री हैं? यस, लिखना चाहिए, बहुत अच्छी भाषा है ये। दोनों अधूरे हैं, लिखो आईसी, लिखो भाई आईसी एंड आईडीआर, आईसी एंड आईडीआर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, आईसी एंड आईडीआर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ये स्टेटमेंट को लेकर के सवाल अवेलेबल है। ये होता ना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऐसा आता ना 4 लाइन, तो वहां इस तरह की भाषा होगी, इनको पकड़ लो आप अभी से। आईसी और आईडी क्या है? सप्लीमेंट्री। क्यों बोला पता लगा? मैंने उसका जवाब दिया है। आईसी कंप्लीट है, आईसी अपने आप में क्लोज करंट है क्या? क्या अधूरा है? क्या आईडी अपने आप में क्लोज है कि अधूरा है? तो क्या दोनों मिलकर के कंप्लीट क्लोज करंट बना रहे हैं? दोनों अलग अलग अधूरे हैं, दोनों मिलकर के संपूर्ण पूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं, निर्वाणा, निर्वाणा अचीव कर रहे हैं। यस, तो इसका मतलब क्या हो गया? सप्लीमेंट्री। और सुने, आईडी को लेकर के न्यूमेरिकल भी बनते हैं। बोले आईडी कैलकुलेट कर, तो आईडी को लेकर न्यूमेरिकल करना तो फॉर्मूला पकड़ लेते हैं। आओ देखो ना, Q बराबर सी खूब आता है आप लोगों को, डिफरेंशिएट करता हूं, संभालना। ये क्या हो गया? आईडी बराबर सी इंटू क्या डी बाई डी टी।
देखो मजाक मजाक में सिंपल फॉर्मूला आ गया, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला तैयार है। आईडी बराबर सी इंटू डी बाई डी। इसके ऊपर ये चिन्ना सा फॉर्मूला है, इसके ऊपर बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तीन चीजों का रिलेशन है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट करंट, कैपेसिटेंस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज नहीं, रेट ऑफ चेंज। तीन चीजें है ना, कोई भी दो पकड़ा देगा, तीसरा लाइए। इस तरह के प्रोफाइल क्वेश्चन भी बुक्स में अवेलेबल है, अपने उसमें भी होंगे। ठीक है, क्या कर, चलो एक सवाल कर ही लेते हैं। सुनो ना, आओ सुनो ना। सी बराबर मान लेते हैं 50 माइक्रोफेरेड है, और मैंने कहा डीवी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज कुछ भी ले लो, 100 वोल्ट पर सेकंड है। चलो भाई डिस्प्लेसमेंट करंट लाओ। हाँ, 5 क्या किलोमीटर है क्या, क्या 5 क्या, हाँ शाबाश, 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। आईडी बराबर सी, सी कितना है आपका 50 माइक्रो, और डी बाई डी कितना है आपका 100। सोल्व कर लें, दिस इज 5 मिली एम्पियर। इतने साधारण क्वेश्चन भी अवेलेबल है, आई थिंक आप लोग कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला हो गया, और उसके बारे में सवाल हो गया। डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है ना, आओ देखो ना। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था बच्चे, मैं भूल गया यार, क्या ये होता था नालायकों? मैं बोल रहा हूँ, मैं भूल के बोले हम भी भूल गए मैं क्या मसाला अगला तुमसे पूछने के लिए बोलता हूँ, मेरे को याद है, बोले हम भी भूल गया मैं क्या मतलब है। ई बराबर ये पढ़ा था कैपेसिटर, चलो डिफरेंशिएट करते हैं। डी बराबर डी क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, और देखो ना डी क्यू को मैं आई इंटू डी टी लिख रहा हूँ, संभालना, एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ना आई बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, ये डी बाई डी टी मैंने लिख दिया है, और लिख दिया तो लिख दिया, आई बराबर एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी इंटू ई ए, मैंने इसको लिख दिया, और लिख दिया तो लिख दिया, पहचानो इसको, दिस इज आई डी, यस एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। इसको पहचान देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नालायकों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या मैं कह दूं, ये देखो कितना सुंदर फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन क्या डी टी। और ये जो, सुनो सुनो बे, देखो कितनी अच्छी बात है, जो मैक्सवेल था ना, उन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे क्या मान लिया, यहाँ पे करंट मान लिया। तो उसने गणित करके बताया कि ऐसे तुकबाजी में नहीं मान रहा हूँ, मेरा गणित सपोर्ट कर रहा है। इधर गणित क्या बोल रहा है, तेरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज, तो बोलो वहां डिस्प्लेसमेंट बननी चाहिए। उसने मैथमेटिक्स कर, उन्होंने मैथमेटिक्स करके बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज से क्या बन रही है, करंट मान ली है, वास्तव में होती नहीं लेकिन मान ली है। बोले ऐसे कैसे मान लिए, पूरा मेरा मैथ सपोर्ट कर रहा है इस बात को, यहाँ पे करंट मान ली। देखो देखो साफ साफ पता लग रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज से क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज से क्या करंट बन रही है मैथमेटिकली। तो इसी करंट को उन्होंने वहां अज्यूम कर लिया, होती है कि मान लिया, हाँ हाँ होती है कि मान लिया है, मैं नहीं पढ़ा रियल में होती है, मान लिया गया है। सुन रहे हैं आप लोग, और देखो कितनी बढ़िया बातें हुई है ना। फैराडे क्या बोलता था मेरे को, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज से क्या करंट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, क्या बिल्कुल उल्टा पुल्टा हुआ कि नहीं हुआ। तो इन्होंने फेराडे की बात को आधार लिया, और उसके बाद इन्होंने कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किए, और मैथमेटिकल मैनिपुलेशन और एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बताया कि देखो देखो ई में गड़बड़ से क्या बनता है, बी बनता है, और यह करंट अज्यूम कर ली। ये मैक्सवेल का पूरा हिसाब किताब, डिस्प्लेसमेंट की जानकारी मैंने आपको बोली, कंफर्टेबल है आप लोग। अब आते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन। बच्चों पिछले चैप्टर में जो चार स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने पढ़ी है, उन चारों इक्वेशन को कंबाइंडली क्या बोलते हैं, मैक्सवेल की इक्वेशन बोलते हैं। कौन सी चार इक्वेशन मैं याद दिलाता हूँ, एक था गॉस इन इलेक्ट्रोस्टेट्स, दूसरा गॉस इन मैग्नेटिज्म, तीसरा एम्पियर सर्कल लॉ, और चौथा फेराडे। यस, अब दिमाग में आता है इनके अपने नाम में, फिर आप इनको मैक्सवेल की इक्वेशन क्यों बोल रहे हो, मैं उसका जवाब दूंगा। चार इक्वेशन कौन कौन सी लिख लो फटाफट से। एक तो हो गया गॉस इन इलेक्ट्रोस्टेट्स, फटाफट से लिखना, टाइम खत्म हो रहा है। इसको पहचानते हो ना, गॉस इन इलेक्ट्रोस्टेट्स, गॉस पहचानते हो ना, गॉस। सोल अबाउट वंस अपॉन ए टाइम, जब आप मुझे अजीब से देखते रहते यूं, बोले पढ़ा भी पाएगा कि नहीं, याद है आप लोग बोले कि पढ़ा है, कुछ लोग तो अभी भी देखते हैं, बोले कि पढ़ा भी पाएगा कि नहीं साला चलो,
मैग्नेटिज्म में शायद ये पढ़ा था मैंने, गॉस इन मैग्नेटिज्म। तीसरा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, तुम्हें याद है, दिस वाज म्यू नॉट समेशन आई, पहचानते हो भी इसको, एसीएल एम्पियर्स सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल एम्पियर सर्किटल लॉ। अब मैं उस मुद्दे पे आता हूं, आपको याद है ना, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट होता है कि मान लिया, तो ये भी अपनी किताब में सवाल है, हु इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड व्हाई, तो हु इंट्रोड्यूस्ड, मैक्सवेल। व्हाई, व्हाई का जवाब आता है, सुने ध्यान दीजिए बच्चों, अपन लोग एम्पियर्स लॉ ये पढ़ते थे ना, और आपको याद है, बस मैं 2 मिनट में खत्म करूँ, आपको याद है एम्पियर्स लॉ की मदद से मैं जगह जगह बी की खोज किया करता था, याद है, बी कैलकुलेट करते थे, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ, मैं लिखवा दूंगा, इधर आ जाओ, ये करंट चल रही है, ठीक है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर बी जानना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ क्लोज पाथ मान लिया, एम्पियर का नियम लगाया, क्या बी बन जाता था, यस, बी सब जगह बन जाता था, करंट वरंट लेके बन जाता था, लेकिन लेकिन अगर मैं इस जगह बी बनाना चाहता हूं, अगर मैं एम्पियर का नियम लगाऊंगा, अगर मैं इस जगह बी या एम्पियर का नियम लगाऊंगा, तो हमारे हिसाब से करंट होती कि नहीं, हाँ हमारे हिसाब से यहाँ करंट नहीं होती, तो मैं यहाँ बी बनाने के लिए अगर एम्पियर का नियम लगाऊंगा, तो घेरा हुआ करंट विल बी जीरो, घेरा हुआ करंट विल बी जीरो, जीरो, तो बोलिए यहाँ फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, एम्पियर का नियम मुझे कह रहा है कि तेरी प्लेटों के बीच में फील्ड नहीं बन रहा है, लेकिन वो मैक्सवेल क्या बोला कि तेरी ऐसी तेजी हिल रही है यहाँ पे, वो मैक्सवेल क्या बोला, तेरी ऐसी तेजी, तेरे गणित तेरे पास है, सुई हिल रही इधर, सुई हिल रही हो, किस बात का कंफर्मेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यू नो वेरिएबल इलेक्ट्रिक से फील्ड बन रहा था, किसको सही मानोगे बे, गणित को कि प्रैक्टिकल को, मैं मानता हूँ एम्पियर का नियम की अपनी एक वर्थ है, वो उसका भी अपना बढ़िया सब रिलायबल सब चीज बढ़िया है, मगर यार सामने दिख रहा है सुई हिल रही, तो कैसे मना कर दोगे बे, सुई हिल रही है ना, यानी क्या हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जरूर बन रहा है, तो ध्यान दो बच्चे हो, मुझे लगता है एम्पियर का नियम सब जगह बढ़िया काम करता है, यहाँ आके एम्पियर का नियम बढ़िया काम किया कि फ्लॉप हो गया, कंट्रोवर्सी आ गई, तो उसने बोला कि भाई तेरा एम्पियर का नियम ये होना चाहिए कि मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ बी डॉट डी एल बराबर, उसने कहा कि इसकी वजह से तेरा एम्पियर के नियम में गड़बड़ आ रही है ना, तो इसको ऐसा करते हैं, मॉडिफाइड एसीएल, उसने बोला कि तेरा नियम में गड़बड़ आ रही है, यहाँ की तरह नियम फेल हो रहा है ना, तो उसने यहाँ आईडी अज्यूम कर लिया, और आईडी अज्यूम करके उसने मॉडिफाइड एम्पियर्स को ये बोला, और एम्पियर्स को ये बोला, अब ये बिंदास हर जगह काम करेगा, कैसे, इधर आओ, इधर आओ, जहाँ कंडक्टिंग पाथ होगा वहां आईडी नहीं होगा, आईसी से काम चला लो, और बीच वाली जगह में जहां आईसी नहीं होगा, आईडी से काम चला लो, यस, तो सवाल सुन ले, हु इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड व्हाई, मैक्सवेल इंट्रोड्यूस व्हाई, क्या टू मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ, और बच्चों एम्पियर्स लॉ में एक छोटी सी कमी थी, एक यू नो एक कमी थी, उसका एक नेगेटिव पॉइंट था, उस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने आईडी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और आईडी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके उसने क्या किया, एम्पियर्स लॉ में सुधार किया, उसको मतलब अच्छा किया, मॉडिफाइड किया, सुन लिया सब लोगों ने, तो इसका जवाब है किसने किया और क्यों किया, ठीक है, और आइए, एंड फोर्थ इक्वेशन वाज फेराडे, जो भी पढ़ा रहा था मैं, बस मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, सुने, थोड़ा सा चीजों को कंसाइज करते हैं, मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ, फटाफट से लिखो यार, जा रहा है, घंटी बज गई क्या, हाँ, नहीं वो सवाल देख के बताएंगे, भी रुको सवाल देख के, सुनो 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 प्लीज, मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल का थीम क्या है, आपको याद है, मैं ईएमडब्ल्यू पढ़ा रहा था, दिमाग में था, ये कहानी सुना रहे हो आप, ईएमडब्ल्यू पढ़ा, सुनो, ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बातें चल रही है, ठीक है, सुनो आराम से, मैक्सवेल ने 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया, और इनको कंबाइंडली मैक्सवेल इक्वेशन बोल रहा हूँ मैं, क्यों बोल रहा हूँ उसका जवाब सुनिए, मैक्सवेल ने इन 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस को लिया, और इन चारों के ऊपर उन्होंने खूब सारा मैथमेटिक्स किया, यू नो खूब सारे इंटीग्रेशन डिफरेंशियल क्लोज पाथ, दुनिया भर का मैथ्स करते हैं, खूब सारा इंटीग्रेशन किया, डिफरेंशिएशन किया, खूब सारा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किया, और उसने पाया कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बन जाता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से क्या बन जाता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रैक्टिकली उसने दिखा दिया कि ई में गड़बड़ से क्या बनता है बी, और बी में गड़बड़ से क्या बनता है ई, उसने प्रैक्टिकली दिखाया, उन इक्वेशन को मैनिपुलेट करके उसने गणित करके भी दिखाया कि देखो देखो, बी में गड़बड़ से ई में गड़बड़ से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, बी में गड़बड़ से क्या बन रहा है, ई बन रहा है, एक बात, और दूसरी और सबसे सुंदर बात, उसने मैथमेटिकली करके दिखाया कि देख चेंजिंग ई से क्या बन रहा है, चेंजिंग बी, और चेंजिंग बी से क्या बन रहा है, चेंजिंग ई, और सबसे सुंदर बात उसने ये पाया कि जो चेंजिंग ई और चेंजिंग बी होते हैं ना, वो टिकते नहीं है, वो मूव करते हैं,
चेंजिंग ई और चेंजिंग बी जो होते हैं वो टिकते नहीं है, रुकते नहीं है, एक जगह रुकते नहीं, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, चलते हैं। और जब उन्होंने पूरा गणित किया तो पाया कि वो स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। क्या मेरी भाषा समझ में आ रही है? फिर सुन लें, तसल्ली सुन लें। मैं आपको ईएमडब्ल्यू का ओरिजिन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईएमडब्ल्यू की बात कहां से शुरुआत है। फिर सुन लें, मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट करके और मैथमेटिक्स करके इन चारों स्टैंडर्ड इक्वेशन को मैथमेटिकली मैनिपुलेट कर करके ये साबित किया ई में गड़बड़ बी बनता है, बी में गड़बड़ ई बनता है। एक बात। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो चेंजिंग ई और चेंजिंग बी बन रहा है ना, वो टिकता नहीं है, वो रुकता नहीं है, वो क्या करता है, प्रोपेगेट होता है, वो आगे बढ़ता है, वो चलता है। वो गणित करके बाकायदा इन्हीं इक्वेशन की मदद से गणित करके उन्होंने उसकी स्पीड ला दी। ये जो चेंजिंग ई और चेंजिंग बी चल रहा है ना, बोले किससे चल रहा है, तो स्पीड कैलकुलेट किया तो क्या आ गई, स्पीड ऑफ लाइट। तो इन्होंने बोल दिया कि यार ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड तो चल रहा है, तो फिर यार ये तो वेव हो गया। आप समझ रहे हैं, इन्होंने क्या सोचा, चेंजिंग ही और चेंजिंग तो यार ये तो चल रहा है, ठीक नहीं रहा, चल रहा है तो भाग रहा है, तो मूव कर रहा है, तो बोले यार ये तो वेव हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और वेव हो गया, तो उसका नाम दे दिया इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव विच ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, विच ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। तो सबसे पहले ईएमडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट शफू का छोड़ने वाला साइंटिस्ट कौन, मैक्सवेल। मगर इसने प्रैक्टिकल नहीं किया, इसने केवल थ्योरेटिकल बात की। इन्होंने मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से ये बताया कि वेरिएबल ई और वेरिएबल बी जो है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, यानी कि वो एक तरह का वेव फॉर्म हो गया। उसका नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फाइनल करिए, मैक्सवेल ने ईएमडब्ल्यू को प्रैक्टिकली प्रूव किया या मैथमेटिकली? मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली उन्होंने ईएमडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया कि हाँ यार ईएमडब्ल्यू नाम की कोई चीज होनी चाहिए जो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। क्या थोड़ा समझ पा रहे हैं? तभी तो इनको मैक्स दिमाग में आता है ना यार, आप इनको मैक्सवेल इक्वेशन क्यों बोल रहे हो, ये तो अपनी गॉस की इक्वेशन थी, ये आप मैक्सवेल इक्वेशन क्यों बोल। मैक्सवेल ने इन चार स्टैंडर्ड इक्वेशन को जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के बारे में है, उनको एकदम कंसाइज किया, उनको आराम से मैनेज किया, मैथमेटिक्स किया दुनिया भर का, वहां से निकाल के दिया। तो लिख लो इंपोर्टेंट करके, एक लाइन बोल देता हूँ, बस जा रहा हूँ मैं, घूरो मत, जा रहा हूँ मैं, 2 मिनट में जा रहा हूँ। अरे बात पूरी होना जरूरी ना। लिखो कि बाय मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, ठीक है, बाय मैथमेटिकल मैनिपुलेशन मैक्सवेल मैक्सवेल कंक्लूडेड, मैक्सवेल कंक्लूडेड मतलब कंक्लूजन निकाला या जो भी, मैक्सवेल प्रूव्ड बोल दो। बाय मैथमेटिकल मैनिपुलेशन मैक्सवेल कंक्लूडेड दैट changing E and changing B, changing E and changing B travels with speed of light, changing E and changing B travel with speed of light, so it is called EMW, electromagnetic wave, EMW electromagnetic wave। क्लियर है सब लोगों को? फाइनल वर्ड्स बोलिए। EMW का थ्योरेटिकली सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने लॉन्च किया, मैक्सवेल। इसने वो शब्द का जोड़ दिया कि EMW का कोई चीज होनी चाहिए, भाई साहब मेरी गणित बोल रही है सी से चल रहा है। प्रैक्टिकल नहीं किया, प्रैक्टिकल के बारे में नाम आया हर्ट्ज का। अगली क्लास में हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा और उसके बारे में बोलूंगा, और अगली क्लास में EMW के पूरे बारे में सब बोलूंगा। EMW का एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंस है, एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, जितना अच्छा सुनेंगे उतना फायदे में रहेंगे। मैं हर चीज को पिन पॉइंट करके बताऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगला लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो उसका अगला लेक्चर में 10-15 मिनट में हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। उसके बाद डीजे गायब, उसके बाद डीजे गायब।